हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू सीयूडी बाय 247। मैं हूं आयुषी मैम और आप सभी लोग मेरे साथ बहुत बार केमिस्ट्री पढ़ चुके हैं, लेकिन ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए एक बहुत ही ज्यादा स्पेशल वीडियो है क्योंकि अब हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं आपके रैपिड रिवीजन सीरीज फॉर थ्योरी। तो आप सभी लोगों की बहुत ही जोरों डिमांड के ऊपर आप सभी लोगों को ये वन शॉट में देने जा रही हूँ, यानी कि अब से लेके अगले कुछ दिनों तक आपको रेगुलरली मिलने वाले हैं वन शॉट्स फॉर CUET, यानी कि आपके कंप्लीट केमिस्ट्री सिलेबस के वन शॉट्स हम यहाँ पे करेंगे कवर। लेकिन ये वीडियो केवल एक रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू से आप सभी लोगों को मिलने वाली है, ताकि मैं चाहती हूँ कि आप सभी लोग कम से कम ये वीडियो अगर देख लेंगे तो ये चैप्टर आपकी टिप्स पे होने वाला है, ये चैप्टर आपके दिमाग में क्रिस्टल क्लियर होने वाला है और इसके बाहर आपको कुछ भी इस चैप्टर के लिए पढ़ने की जरूरत नहीं है। राइट, सो स्टार्टिंग से एंड तक आप लोग बने रहेंगे इस वीडियो के साथ और सभी बच्चे वीडियो को सबसे पहले तो जल्दी से एक बार लाइक कर देंगे और शेयर कर देंगे। मैं चाहती हूं आप पूरे फोकस के साथ, मतलब अगले कुछ मिनट ही मैं बोल रही हूं क्योंकि मैं चाहती हूं कि इस चैप्टर को जितना सिंप्लीफाई हम कर सकते हैं वो आप लोगों को मैं इस वीडियो में दे दूं, यानी कि निचोड़ मैं बोल दूंगी आपको इस चैप्टर का, आपको मैं देने जा रही हूं इस वीडियो के अंदर। तो सभी लोग बहुत ही सिंसियरली इसको फॉलो करेंगे, नोट्स बनाएंगे और बस याद रखेंगे कि ये वीडियो वो वीडियो है जो आप लोगों के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी इस चैप्टर के पर्सपेक्टिव से। राइट, सो लेट अस जस्ट स्टार्ट द चैप्टर दैट इज सॉलिड स्टेट। शुरुआत करें फर्स्ट चैप्टर के साथ। बाकी 16 चैप्टर भी आप लोगों को मिलेंगे बैंग ऑन तरीके से, तो हम लोग प्रैक्टिस तो कर ही रहे हैं रेगुलरली, बट यहां पर एक वन शॉट रिवीजन भी डेली करते रहेंगे ताकि हम लोगों का थ्योरी और प्रैक्टिस दोनों यहां पर से बन जाए। राइट, अगर हम लोगों को चाहिए डिटेल्ड कंसेप्ट, यानी कि हम लोग को चाहिए बहुत बारीक चीजें और हमें चाहिए कि मैम सब कुछ बता दो, तो उसके लिए तो मैं हूं ही, बट इवेंचुअली यहां पर हम इसको बहुत ही क्रिस्प रखेंगे तो सारे बच्चे टू द पॉइंट पूरे फोकस के साथ लगे रहेंगे। राइट, सो हम रेडी है तो जल्दी से सभी लोग येलो हाथ चार्ट सेक्शन में डाल देंगे और मैं शुरू करती हूँ आपके लिए ये चैप्टर जो काफी लोगों की दिक्कत है, दैट इज सॉलिड स्टेट। चलिए शुरू करते हैं बच्चों इस वीडियो को और बात करते हैं सबसे पहले यार सॉलिड्स क्या होते हैं, क्योंकि हम बात कर रहे हैं सॉलिड्स की और हमें पता है कि जो मैटर है यूनिवर्स में वो 3 फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। अब बेसिक अगर डिफरेंस बोले तो आप लोगों से मैं पूछूं कि भाई सॉलिड क्या है, क्यों बनता है सॉलिड, क्या एक ऐसी चीज है जो एक मैटर को सॉलिड की कैटेगरी में क्लासिफाई कर देती है। तो आप बोलोगे क्या मैम चार्ट सेक्शन में बता दो जल्दी से, बट आप क्या बोलोगे मैम इट इज इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, है ना मैम, बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं, है ना मैम। जो गैसेस हैं उसमें बहुत वीक होंगे, जो लिक्विड है उसमें बीच के होंगे और सॉलिड उसमें बहुत स्ट्रॉन्ग होंगे मैम, तो वो अपनी जगह पे चिपक जाएंगे, रिजिड होंगे और फिर मैम उनके बीच में डिस्टेंस कम होगा, इसीलिए वो आपके सॉलिड्स कहलाएंगे। अब मैं बोलूंगी ये बात सही थी, है ना, सही थी ये बात अगर आप 10th क्लास में थे, लेकिन अब आप कहां पे आ गए 12th में, 12th भी होने वाली है, कॉलेज में जाने वाले हैं, तो थोड़ा सा इससे कदम आगे बढ़ने की जरूरत है। राइट, क्योंकि जो कि मैं एग्जाम्पल देती हूँ, जो बच्चे मुझसे पढ़ चुके हैं वो जानते हैं कि मैम सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट सब्सटेंस डायमंड है कि नहीं है, डायमंड है सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट सब्सटेंस, लेकिन डायमंड में जो बॉन्डिंग है वो क्या है, कोवेलेंट बॉन्डिंग है, लेकिन कोवेलेंट बॉन्डिंग से स्ट्रॉन्गर तो मैम आयनिक बॉन्डिंग होती है, तो मैम टेक्निकली आयनिक बॉन्डिंग वाला सॉलिड सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट सब्सटेंस होना चाहिए था, पर नहीं है। क्यों नहीं है, तो इस चीज का जवाब आपको ये चैप्टर देता है, इस चीज का कंसेप्ट आप इस चैप्टर में पढ़ते हैं, दैट इज हाँ, माना कि सॉलिड्स को बनाने के लिए इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन एक और चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है उनको बनाने के लिए वो है अरेंजमेंट्स, और इस चैप्टर में बच्चे हम उसको पढ़ेंगे। राइट, सो आप लोग तैयार है तो जल्दी से थोड़ा सा फायर मुझे लगा देना चैट सेक्शन में, क्योंकि इस चैप्टर के पूरे कंसेप्ट्स आपको इस वीडियो में मिलने वाले हैं। राइट, सो लेट अस गेट स्टार्टेड। एक बेसिक एलिमेंट्री आइडिया ले लेते हैं एक बार जल्दी से, सॉलिड्स क्या होते हैं। तो सॉलिड्स मैम क्या होते हैं, ये तो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं मैम, उनका डेफिनेट मास वॉल्यूम होता है ना भाई, स्ट्रॉन्ग है भाई, उनकी वॉल्यूम मास चेंज नहीं करेंगे हम लोग, उनके जो फोर्सेस इंटरमॉलिक्यूलर मतलब मॉलिक्यूल्स आपस में पास है तो इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंसेस छोटे हैं और स्ट्रॉन्गर भी है, पास में है तो स्ट्रॉन्गर भी है। अच्छा, इसके बाद जो मॉलिक्यूल्स है भाई इनकी जगह फिक्स है, इनकी ज्यादा मूवमेंट नहीं होती। क्यों नहीं होती भाई, जब आपस में इनके गैप ही नहीं है ज्यादा तो मूवमेंट ही नहीं होगी, तो ये अपनी मेन पोजीशन पे, मतलब कि जैसे यहां पर है तो थोड़ा सा इधर बस इतना ही घूम सकता है, इतना ही मूव कर सकता है। ऑसिलेट का मतलब बेटा क्या होता है, जैसे एक पेंडुलम होता है, राइट, तो वो इधर मूव कर सकता है, इधर मूव कर सकता है, ऐसे ये भी अपनी जगह पे थोड़ा मूव कर सकते हैं। साथ ही में आप सभी लोगों को पता है ये इनकम्प्रेसिबल और रिजिड होते हैं। ठीक है, ये तो बेसिक कहानी है जो हम सब जानते हैं, लेकिन मैम हम जो नहीं जानते हैं वो आप बता दो,
तो हम बात करेंगे उसके बारे में, राइट। शुरू करते हैं इस चैप्टर को बहुत ही इंपॉर्टेंट तरीके के साथ। सबसे पहला चैप्टर शुरू होता है, आप एनसीईआरटी से इसको मैच ऑन भी करते जाएंगे क्योंकि आप सभी लोग की एनसीईआरटी आपकी भगवान है। सीयूईटी में अगर आपको क्लियर करना है सीयूईटी एग्जाम 200 में से 200, केमिस्ट्री में मेरा टारगेट भाई 200 है, 200 में से 200 लाना है तो अपने को स्टिक करना है, एनसीईआरटी से एकदम रट डालनी है। एनसीईआरटी किस पन्ने पे क्या लिखा है ये हमें आना चाहिए। तो शुरुआत करते हैं अगर हम इस चैप्टर की, तो सबसे पहले आता है यार सॉलिड्स तो पढ़ लिया, आप सॉलिड है क्या, लेकिन इनको कैसे क्लासिफाई करें, इनकी कैसे कैटेगरी बनाएं। तो बेसिकली आपके जो सॉलिड्स है दो चीजों के ऊपर मैं क्लासिफाई करती हूँ। सबसे पहले कि इनकी अरेंजमेंट्स क्या है, और दूसरा कि इनके बीच के आपने दो ही बातें बताई थी मुझे कि मैम सॉलिड बनने के दो रीजन है, या तो अरेंजमेंट है या तो इनके फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है। तो इन दोनों के बेसिस पे ही आपके सॉलिड्स आगे क्लासिफाई कर दिए जाते हैं। दोनों को एक एक करके पढ़ते हैं और दोनों ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पिछले साल सवाल आपके यहां से निकल कर आए थे। चलिए तो शुरू करते हैं सबसे पहले अरेंजमेंट की बात। तो अगर मैं अरेंजमेंट की बात करूं बच्चे, अगर मैं अरेंजमेंट की बात करूं तो अरेंजमेंट के बेसिस पर आपके सॉलिड्स दो कैटेगरी में क्लासिफाई होते हैं, दैट इज एमरफस और क्रिस्टलाइन। क्या होते हैं? एमरफस और क्रिस्टलाइन। अच्छा जरा देख लीजिए एक बार, थोड़ा नजर डालिए और बताइए कि क्या आप लोग इनके बारे में जानते हैं, आपने कहीं देखा है ये चित्र? आई थिंक हमने देखा है, एनसीईआरटी तो सबने देखी ही है, लेकिन मैम समझ थोड़ा सा कम ही आता है। तो समझने के लिए याद रखना, अगर मैं बात करूं एमरफस, देखो सबसे पहली बात अरेंजमेंट की बात करें, या तो अरेंजमेंट रेगुलर होगी, है ना, बढ़िया से अरेंज है, या फिर अरेंजमेंट इरेगुलर होगी कि भाई बढ़िया से अरेंज नहीं है। दो ही तो चीजें हो सकती है, या तो मैंने खाना खाया या तो मैंने खाना नहीं खाया। अब ऐसा तो नहीं है मैंने खाना खा भी लिया और खाना नहीं भी खाया, दोनों में से एक ही काम होगा। तो अरेंजमेंट या तो रेगुलर होगी या तो इरेगुलर। रेगुलर मतलब बढ़िया से लगा रखा है, एकदम साफ सुथरे तरीके से, हर जगह पे सिमेट्री है मेरे पास। इरेगुलर कहीं पे भी कुछ भी लगा दिया है, कहीं पे भी कुछ भी बैठा हुआ है। तो ये वाली जो चीज है वो हम लोग बात करें तो दो कैटेगरी में मेरे सॉलिड्स आएंगे बेटा। सबसे पहले जो आपको साफ सुथरा दिख रहा है, कहां दिख रहा है मैम? ये दिख रहा है। अगर मैं साफ सुथरे सॉलिड्स की बात करूं यानी कि रेगुलर अरेंजमेंट की बात करूं तो उनको क्या बोलते हैं? क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। और अगर मैं बात करूं उन सॉलिड्स की जो सही से नहीं अरेंज्ड है, इरेगुलरली कहीं भी कुछ भी हो रहा है जिंदगी में, तो वो क्या होंगे बेटा? एमरफस सॉलिड्स। तो मेरे पास जो सॉलिड्स है दो कैटेगरी में क्लासिफाई किए जाएंगे, दैट इज क्रिस्टलाइन एंड एमरफस। अब इनके बीच में आपका डिफरेंशिएशन पेपर में देखने को मिलता है। तो क्या क्या चीजें हैं जिनके ऊपर इनका डिफरेंशिएशन आता है, आइए जानते हैं। सबसे पहले अरेंजमेंट आएगा कि भाई अरेंजमेंट, अब ये तो हमने पॉइंट देख ही लिया, क्रिस्टलाइन की अरेंजमेंट रेगुलर रहेगी मैम, और अगर मैम एमरफस की बात करें तो इनकी अरेंजमेंट इरेगुलर रहेगी। बहुत बढ़िया बात, सही बात है, ये तो हर बच्चा जानता है। आइए आगे बढ़ते हैं। अच्छा पूछा जाए मेल्टिंग पॉइंट के बारे में, अब देखो एक बात, अब देखो, क्योंकि अगर मैं इस वाले सॉलिड की बात करूं, तुम इसको यहां से देखो, तुम इसको यहां से देखो, तुम इसको यहां से देखो, तुम इसको कहीं से भी देखो, एक ही चीज है भाई। अगर ये यहाँ पे 100 डिग्री पे बॉईल कर रहा है तो यहाँ भी 100 पे कर रहा है, यहाँ भी 100 पे कर रहा है, क्योंकि हर जगह सब सेम है ना। तो तुम्हारे पास एक शार्प मेल्टिंग पॉइंट है, किसमें? क्रिस्टलाइन में। लेकिन अगर मैं एमरफस में जाऊं कि भाई यहां पर तो हो सकता है कि 100 पे बॉईल कर रहा है, पर यहां कुछ और अरेंजमेंट आ गई 100.1 पे कर जाए, हो सकता है यहां कोई अरेंजमेंट आ गई 100.2 पे कर जाए। तो बेसिकली क्योंकि अरेंजमेंट मेरी रेगुलर नहीं है, तो मुझे एक रेंज मिल रही है मेल्टिंग पॉइंट की। क्या मिल रही है? एक रेंज मिल रही है मेल्टिंग पॉइंट की। तो मैं क्या लिखूंगी? मैं लिखूंगी इनका क्या होता है? शार्प मेल्टिंग पॉइंट, क्योंकि अरेंजमेंट सेम है, और इनका क्या होता है? रेंज ऑफ मेल्टिंग पॉइंट। क्या होता है? रेंज ऑफ मेल्टिंग पॉइंट। अच्छा क्लीवेज मतलब, क्लीवेज प्रॉपर्टी मतलब कि अगर तुम्हारे पास एक चीज है, तुमने बीच में से उसे काट दिया है ना, काटने के बाद जो चीज मिल रही है उसके अंदर की सरफेस कैसी है? तो अब अगर मैं पत्थर को तोड़ूंगी तो अंदर से उबड़ खाबड़ ही मिलेगा। अगर मैंने सपोज करो एक मैं स्मूथ सरफेस का एग्जांपल दे रही हूं, जैसे एक रबर आती थी बचपन में ना, हम रबर के साथ बहुत खेलते थे, रबर को बीच से काटते थे, एकदम वाइट स्मूथ सी निकलती थी। यानी कि अगर मेरे को एकदम स्मूथ सरफेस मिल रही है, कोई उबड़ खाबड़ चीज नहीं मिल रही है, यानी कि वो किसमें होगा? जब अरेंजमेंट रेगुलर होगी। तो मुझे क्या मिलेगी यहाँ पे? स्मूथ सरफेस। स्मूथ सरफेस क्लीवेज के बाद, काटने के बाद मुझे स्मूथ सरफेस मिलेगी। लेकिन एमरफस में बच्चे मुझे क्या मिलेगी? इररेगुलर। बच्चों चैट सेक्शन में आप लोग प्लीज डालते जाइए और नोट करते जाइए। आई नीड योर रिस्पॉन्सेज। आप प्लीज अपने लिए, अपने मन की संतुष्टि के लिए और अपने रिवीजन के पर्सपेक्टिव से आंसर्स को चैट सेक्शन में डालते जाइए, ठीक है भाई, और सेशन को लाइक भी करते जाइए। आइए बात करते हैं एनिसोट्रॉपी। ये सबसे इंपॉर्टेंट है और इसमें बच्चों को डाउट आता है ना। अच्छा एनिसोट्रॉपी का मतलब क्या होता है? देखो अगर मैं इस डेफिनेशन की बात करूं, सो आई एम बेसिकली टॉकिंग अबाउट फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज कैसी हैं इन डिफरेंट डायरेक्शन।
हर डायरेक्शन में अगर मैं फिजिकल प्रॉपर्टी को ऑब्जर्व करूं तो कैसे देखने को मिलती है, ठीक है। अच्छा आइए, अगर मैं बात करूं यहां पर क्रिस्टलाइन और एमरफेस की, देखो क्रिस्टलाइन इज लाइक अ सिस्टमैटिक क्लास, जो बहुत अच्छी क्लास है, जैसे मेरी क्लास होगी, है ना, जिसमें बच्चे अपनी जगह बैठा हुआ है, कोई शोर शराबा नहीं है, एक लाइन में बैठे हुए हैं बच्चे सारे के सारे। अब वहां पे एक बहुत शैतान सा बच्चा आ जाता है, वो कहता है कि भाई मैं तो वही मैम ने पीछे मुड़ाई और मैंने अपनी सीट बदली, है ना, पर मैम भी स्मार्ट है ना, जैसे ही उसने सीट बदली, क्योंकि बहुत सिस्टमैटिक क्लास है, मुझे तुरंत पता चल जाएगा कि भाई इसने अपनी सीट बदली है। तो क्या हुआ, हल्की से डिस्टरबेंस के साथ अरेंजमेंट में हमें पता चल जाता है, और हमें पता चल रहा है तो बेसिकली कुछ भी तुम अगर डिस्टरबेंस कर रहे हो तो यहां पर तुम्हारा फिजिकल प्रॉपर्टी बदल जाता है, राइट, क्योंकि ये बहुत सिस्टमैटिक है। अगर तुमने इसमें जरा सा भी ऑर्डर डिसऑर्डरनेस लेकर आए तो यहां पर तुम्हारी वो फिजिकल प्रॉपर्टी में चेंज देखने को मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि सब एकदम सही है, बहुत ईजी है ऑब्जर्व करना कि मेरी फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज हो गई अगर मैंने डिफरेंट डायरेक्शन में ऑब्जर्व करी, राइट। सो इसको याद कैसे करना है, एक बहुत ही शरारती बच्चे की क्लास की तरह, राइट। सो यहां पर अगर मैं बात करूं तो क्रिस्टलाइन, और अगर एमरफेस की बात करूं तो क्रिस्टलाइन की अगर मैं बात करूं तो इसको बोला जाता है एनाइसोट्रोपिक, ठीक है। मतलब कि यहां पर आपकी क्या होती है, डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज इन डिफरेंट डायरेक्शंस, राइट। केवल आपके 40 मिनट चाहिए मेरे को बच्चों, ठीक है। अच्छा अगर मैं एमरफेस की बात करूं, अब इसके लिए एग्जांपल करना है भीड़ भाड़ का इलाका, यानी कि एक स्टेडियम जहां पे मेरा क्रिकेट का मैच चल रहा है। अब स्टेडियम की अगर मैं बात करूं, अगर मैं स्टेडियम की बात करूं तो यहां पे तो भाई हल्ला मच रखा है, कोई भी कहीं भी भाग रहा है, कोई कुछ भी कर रहा है, तो तुम अगर उसमें थोड़ा सा, तुम भी उसमें थोड़ा शामिल हो जाओ, आजकल होली आने वाली है तो तुम उसमें शामिल हो जाओ कि भाई भीड़ में लोग रंग खेल रहे हैं और तुम भी जाके वहां पे खेलने लग गए हो, तो क्या ही फर्क पड़ रहा है तुम हो या नहीं हो, क्योंकि ऑलरेडी भीड़ हो रखी है। तो तुम कुछ भी चेंज करो वहां पे उस अरेंजमेंट में कोई फर्क ही नहीं पड़ने वाला, क्योंकि वो खुद से ही डिसऑर्डर्ड है। तो इसीलिए हम बोलते हैं कि यहां पर आपका जो नेचर होगा वो क्या होगा, आइसोट्रोपिक होगा। और अगर वो आइसोट्रोपिक होगा सो यू विल बी गेटिंग सेम फिजिकल, कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा है, सेम फिजिकल प्रॉपर्टीज इन डिफरेंट डायरेक्शंस, ठीक है। अच्छा अगर मैं ऑर्डर की बात करूं तो भाई ये लंबे डिस्टेंस तक, मैं इधर से, मैं अगर कहीं भी जा रही हूं, अगर मैं कहीं भी जा रही हूं तो भाई हर जगह मुझे सेम ही अरेंजमेंट मिल रही है, तो लंबे डिस्टेंस तक मुझे सेम अरेंजमेंट मिल रही है, तो इसको क्या बोलते हैं, लॉन्ग रेंज ऑर्डर। क्या बोलते हैं, लॉन्ग रेंज ऑर्डर। और इसको क्या बोलते हैं, क्योंकि इसमें तो बहुत ही कम टाइम तक भाई अरेंजमेंट सेम है, तो इसको क्या बोलेंगे, शॉर्ट रेंज ऑर्डर, ठीक है बात। तो ये आपके पास टेबल आ जाती है, दैट इज क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स ऑन द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट, जिसको हम क्या बोल देंगे, दैट इज योर क्रिस्टलाइन एंड एमरफेस सॉलिड, दैट्स इट। इतना करना है। आइए आगे बढ़ते हैं अगली अरेंजमेंट की तरफ, यानी कि अगली क्लासिफिकेशन की तरफ। अब मैं बात करूंगी यार इनके बीच में फोर्सेस, मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन क्या है। तो यहां पर सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो मेरे पास जो मॉलिक्यूल्स आते हैं, यानी कि मेरे पास जो क्लासिफिकेशन आएगी, वो कैसी होगी, द क्लासिफिकेशन इज गोइंग टू बी, एक तो मॉलिक्यूलर सॉलिड्स होते हैं, एक मेरे पास आयनिक सॉलिड्स होते हैं, एक मेरे पास मेटेलिक सॉलिड्स होते हैं, और एक मेरे पास कोवेलेंट सॉलिड्स होते हैं। अगर मैं बात करूं मॉलिक्यूलर सॉलिड्स की, तो मॉलिक्यूलर सॉलिड्स या तो नॉन पोलर होंगे, या तो पोलर होंगे, या तो उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। तो ये तीनों आपके मॉलिक्यूलर सॉलिड्स में आते हैं। फिर आयनिक बॉन्डिंग होगी तो आयनिक सॉलिड्स, मेटल के साथ होगी तो मेटेलिक सॉलिड्स, और अगर कोवेलेंट बॉन्डिंग होती है कोवेलेंट सॉलिड्स। तो बेसिकली बॉन्डिंग के ऊपर मेरे, अगर मैं सॉलिड्स को क्लासिफाई करूं तो मेजरली 4 है, और पहले वाले की 3 है। तो आपको पता है सवाल क्या पूछ सकता है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मॉलिक्यूलर सॉलिड। तो याद रखना तीनों मॉलिक्यूलर सॉलिड है, ये बचे हुए नीचे वाले मॉलिक्यूलर सॉलिड नहीं है, मॉलिक्यूलर सॉलिड केवल 3 है। उसके बाद आयनिक, कोवेलेंट और मेटेलिक अलग अलग है, ठीक है। आइए एक बार जल्दी से देख लेते हैं कि इनको कैसे क्लासिफाई कर लिया जाता है। सबसे पहले मॉलिक्यूलर सॉलिड्स में 3 है, नॉन पोलर, पोलर और हाइड्रोजन बॉन्डेड। देखो नॉन पोलर का मतलब समझ में आ रहा है आपको कि जो बॉन्डिंग है दो मॉलिक्यूल के बीच में वो पोलर नहीं है, यानी कि जो दो मॉलिक्यूल्स है उनके बीच में कोई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस नहीं होना चाहिए। यानी कि इनके बीच में, याद रखना पेपर में आएगा, कौन से फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होते हैं, डिस्पर्जन फोर्सेस होते हैं, या फिर इनको लंडन फोर्सेस भी बोल देते हैं, और वो बहुत ही वीक होते हैं, बहुत ही वीकेस्ट फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन अगर मैं बोलूं तो आपके देखने को मिलते हैं नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड में। अब देख लो जैसे H2 है, हाइड्रोजन में कोई भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस नहीं है तो नॉन पोलर बॉन्ड बनेगा, I2 में कोई
भी डिफरेंस नहीं है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का, तो नॉन पोलर बॉन्ड बनेगा, राइट। क्योंकि बहुत ही वीकर है, वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, तो भाई मेल्टिंग पॉइंट भी बड़ा कम है, आराम से बॉयल कर दोगे तुम इसको। बहुत ही सॉफ्ट है, क्योंकि भाई फोर्स जितना स्ट्रांग होगा उतना हार्ड बनेगा, वो फोर्स बहुत कमजोर है तो आपका सॉफ्ट है, और इन्हें भी इंसुलेटर बोल देता है, आपके पेपर में आ सकता है, तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स हमें याद रखनी है। आइए नॉन पोलर क्लियर हुआ, तो आइए बढ़ते हैं पोलर की तरफ। अब नाम से ही पता चल रहा है कि यहाँ पे कहीं ना कहीं कोई ना कोई पोलैरिटी आ रही है, और पोलैरिटी आ रही है तो डायपोल बन रहा होगा, और डायपोल बन रहा होगा तो इनके बीच में क्या होगी, डायपोल डायपोल इंटरेक्शंस, राइट। चैट सेक्शन में डालते जाइए अगर हमें याद है ये बातें। आइए, अच्छा इनका उसका तो वेरी लो है, बट इसका थोड़ा सा बढ़ जाता है, तो फिर भी मैं बोलूंगी लो मेल्टिंग पॉइंट ही रहेगा। ये भी सॉफ्ट है, ये भी इंसुलेटर है। अब HCl में देखो हाइड्रोजन और क्लोरीन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है, SO2 सल्फर ऑक्सीजन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है, तो अगेन ये आपके पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स बना रहे होंगे, सिंपल सी बात है। वहां पे सबसे इंपॉर्टेंट है ये याद रखना है, वहां पे लंदन है, यहाँ पे डायपोल डायपोल है। आइए लास्टली हाइड्रोजन बॉन्डिंग आता है, और हाइड्रोजन बॉन्डेड नाम से ही पता चल रहा है भाई हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही होगी। सो अगर मेरे पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग है सॉलिड में तो दैट इज हाइड्रोजन बॉन्डेड, इसका भी मेल्टिंग पॉइंट लो होगा, ये थोड़ा सा हार्ड होगा, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग रिलेटिवली फिर भी एक स्ट्रॉन्गर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मानी जाती है, जिसका एग्जाम्पल है बर्फ। बर्फ, पानी इन द फॉर्म ऑफ आइस इज अ सॉलिड, और पानी में हाइड्रोजन बॉन्डिंग ऑब्वियसली होगी। तो ये तीनों चीजें आपको याद होनी चाहिए टिप्स पे विद एग्जांपल। यू हैव अ क्वेश्चन फ्रॉम दिस सेक्शन, यहां से आपका 2022 में सवाल आया था, ठीक है। तो मैं आपको ये भी मार्क करती जा रही हूं कि पिछले साल सवाल कहां से आपको देखने को मिले थे इस चैप्टर के अंदर, ठीक है बच्चे। आइए, अगर ये क्लियर होता है तो अगला सवाल CUET 2022 में आया था आयनिक सॉलिड से। अब आयनिक सॉलिड के बारे में कुछ कुछ बातें याद रखना। देखो आयनिक है तो केटायन और एनायन, आप सभी लोगों को पता है भाई आयनिक मतलब एक केटायन है एक एनायन है, इनके बीच में अगर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के साथ जो बॉन्डिंग हो रही है उसको बोलेंगे आयनिक बॉन्डिंग, यानी कि इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट कर दिया है, राइट। तो जब भी दो चार्जेस के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है उसको कूलम्बिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बोलते हैं, फिजिक्स में पढ़ा है हमने। तो कूलम्बिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग है, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, तो हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट है, हार्ड बनेंगे, ठीक है। ब्रिटल मतलब आराम से नमक को आपने ऊपर से नीचे गिराया होगा टूट जाएगा, तो ब्रिटल है। अच्छा ये वाला बहुत इंटरेस्टिंग फैक्टर है कि अगर इनकी कंडक्टिविटी की बात करी जाए तो याद रखना जितने भी आयनिक सॉलिड्स हैं, ठीक है, वो क्या होंगे, वो होंगे कंडक्टर। कब? जब उनको तुमने लिक्विड फॉर्म में लिया है या तो मोल्टन फॉर्म में लिया है, लेकिन अगर तुमने उनको सॉलिड फॉर्म में बच्चों ले लिया है तो हमेशा वो इंसुलेटर की तरीके से काम करेंगे, ठीक है। तो ये पेपर में सवाल आया था, याद रखना, जैसे NaCl सॉलिड है इट इज अ इंसुलेटर, क्योंकि सॉलिड लिख दिया है, अगर लिक्विड और एक्वस है तभी वो आपका कंडक्टर कहलाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये बात। आइए अगर मैं बात करूं मेटेलिक, अब ये सिंपल है, मेटल तो आप सभी लोगों को पता है मेटल क्या होता है ना, आयरन है, आपका सोना है, चांदी है ना, आपका कॉपर है, सब मेटल है। अब मेटल क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा, उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो मेटल क्या है, पॉजिटिवली चार्ज है, चारों तरफ इलेक्ट्रॉन लगे हुए हैं, तो इनके बीच में ही जो भी इंटरेक्शन है भाई, पॉजिटिव नेगेटिव के बीच में जो इंटरेक्शन है वही इंटरेक्शन है, इसको क्या बोल देते हैं, मेटेलिक बॉन्डिंग बोल देते हैं। अब मेटल है भाई, स्ट्रॉन्ग है, तो इनका मेल्टिंग पॉइंट भी अच्छा खासा होता है, ये हार्ड भी होते हैं, मेलिएबल होते हैं, इनकी शीट बना सकते हो, डक्टाइल होते हैं, इनको वायर में है ना वायर बना सकते हो, आपने सुना होगा जो ज्वेलरी बनती है वो आपकी चांदी के तारों की बनती है, राइट, तो डक्टाइल है। अच्छा कंडक्टर तो हमेशा ही होता है भाई, मेटल है, मेटल तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेगा तो मैं करूंगी नहीं, मेटल ही करेगा, तो एग्जांपल आयरन, कॉपर और कुछ भी मेटल डाल सकते हैं, राइट, सिंपल था ये। आइए कोवलेंट सॉलिड की तरफ बढ़ते हैं। कोवलेंट जैसा कि नाम बोलता है, चाहे इसको एक और नाम से जाना जाता है, दैट इज नेटवर्क सॉलिड्स, ठीक है, नेटवर्क सॉलिड भी बोल देते हैं कोवलेंट सॉलिड को। अच्छा यहाँ पे अगर हम बात करें कोवलेंट बॉन्डिंग रहेगी, कोवलेंट बॉन्डिंग के साथ साथ काफी ज्यादा, क्योंकि बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग है, वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट देखने को मिलता है, ये भी हार्ड होते हैं। अच्छा याद रखना है यहाँ पर ये जनरली इंसुलेटर्स होते हैं, एग्जाम्पल है आपका डायमंड है, डायमंड सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, सिलिकॉन कार्बाइड है, लेकिन एक्सेप्शन है यहाँ पर ग्रेफाइट, ठीक है। ग्रेफाइट इकलौता ऐसा कोवलेंट सॉलिड है जो क्या है, कंडक्टर है, क्या है, कंडक्टर है और सॉफ्ट है, ठीक है। क्यों है मैम ऐसा, क्योंकि कंडक्टर के पास एक फ्री इलेक्ट्रॉन होता है, इसकी जो शेप बनती है उसके अकॉर्डिंग, क्योंकि ये हेक्सागोनल एरेज में होता है, लाइन बाय लाइन ऐसा ऐसा शिफ्ट करता है, तो बेसिकली ग्रेफाइट इकलौता है जो आपका कंडक्टर की तरीके से बिहेव करेगा, लेकिन उसके अलावा सभी लोग आपके क्लियरली इंसुलेटर्स रहेंगे। ये आपके पेपर में आ सकता है। पिछले साल आपका सवाल आया था नॉन पोलर से, आयनिक से और आपका लास्टली कोवलेंट सॉलिड से, तो तीनों से आपके सवाल आ रखे हैं, तो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है इन तीनों को एकदम दिमाग में अपने बैठा लेना। यहां तक क्लासिफिकेशन कंप्लीट हो जाती है आपके सॉलिड्स की। याद करने
करना है क्विक रिकैप, आपके पास अरेंजमेंट में होगा अमरफस क्रिस्टलाइन, और अगर मैं बात करूं इंटरेक्शन पे तो होगा मॉलिक्यूलर, आयनिक, हाइड्रोजन बॉन्डेड और मेटेलिक। तो ये 4 कैटेगरीज ऑफ सॉलिड्स आपके कंप्लीट हो जाते हैं यहां तक। क्लियर है बच्चे? बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज इसका एकदम ना मन में एकदम ऐसा टिप्स पे होना चाहिए। तुम्हें ओरल पूछे चैप्टर ओरल बोल देना है, जैसे हम यहाँ पे कर रहे हैं वैसे ही तुम लोगों को ये तुम्हारा टारगेट होना चाहिए। जैसे मैं यहाँ पे बोल रही हूँ वैसे तुमको याद कर लेना है। अगर इतनी क्लियरिटी के साथ याद हो गया, इतना टिप्स पे याद हो गया, तो पेपर के लिए आप तैयार हैं, ये समझ लीजिए। तो अभी तक तैयार नहीं हो, दैट मीन्स मेहनत की जरूरत है। आइए आगे बढ़ते हैं, आइए। अच्छा, शुरू करते हैं अब जहां पे अरेंजमेंट की कहानी को। अरेंजमेंट्स कैसे होंगी? तो अरेंजमेंट्स के लिए मेरे पास क्या होती है? यूनिट सेल होती है और क्रिस्टल लैटिस होती है। अब आप बोलेंगे मैम यूनिट सेल क्या होती है? आइए यूनिट सेल के बारे में थोड़ा नजर मारते हैं। देखो बेसिकली पहले तो डेफिनेशन देख लो। डेफिनेशन क्या कहती है? बेसिकली तुम्हारे पास एक क्रिस्टल है, सॉलिड है, तो उसका एक छोटा पोर्शन, तुमने उसका छोटा हिस्सा निकाल लिया, और वो छोटा हिस्सा अगर तुमने हर डायरेक्शन में रिपीट कर दिया, तुमको क्रिस्टल वापस मिल गया, तो उसको तुम उसकी यूनिट सेल बोल दोगे। अच्छा, ये भी जरूरी है वो यूनिट सेल उस क्रिस्टल की सारी इंफॉर्मेशन तुमको दे दे। अगर नहीं दे रही है तो मतलब तुमने सही यूनिट सेल नहीं चुनी है। तो पूरे क्रिस्टल की कई सारी यूनिट सेल हो सकती हैं, लेकिन वो यूनिट सेल कौन सी है जो पूरे क्रिस्टल को डिफाइन करती है, ये जानना हमारे लिए बेहद जरूरी है। और इसी के लिए हम लोग इस चैप्टर में अलग अलग टाइप की यूनिट सेल्स को पढ़ते हैं। आइए पहले एक बार देखते हैं। अब देखो कैसे आपका क्रिस्टल बनेगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल तुम्हारे पास एक अरेंजमेंट है, मेटल लगा हुआ है, अरेंजमेंट है वन डायरेक्शन में, ठीक है, वन डायरेक्शन में। इसको तुमने 1D में अभी है, राइट, 1D में एक लाइन में बढ़े जा रही है, बढ़े जा रही है। इसको तुमने उठाया और नीचे लगाया, यानी कि अब तुमने इसे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस यानी कि 2 डायमेंशन में बना दिया। तो तुमने 1D के अरेंजमेंट को इस्तेमाल करा और इसको 2D में बना दिया, ठीक है। ऐसे ही क्रिस्टल बनता है। अब इस 2D के अरेंजमेंट को तुमने लंबाई में बाहर की तरफ लेके, देखो पहले ये इधर था, अब तुमने नीचे की तरफ लगाया, अब तुम बाहर की तरफ लेकर आओगे, यानी कि इसे 3D में लगा दोगे, तो तुम्हें पूरा का पूरा क्रिस्टल लैटिस मिल जाएगा। तो अरेंजमेंट्स हम हमेशा ऐसे पढ़ते हैं, पहले 1D में पढ़ते हैं, फिर 2D में पढ़ते हैं, और फिर 2D से 3D में पढ़ते हैं, राइट। 1D से 2D, 2D से 3D, राइट। ऐसे ही हम लोग मूव ऑन करते हैं ताकि हम लोग समझ सके क्रिस्टल कैसे। क्योंकि भाई तुम्हें मैंने पत्थर दे दिया, तुम कैसे उसको जानोगे? तुम पहले उसको बेसिक से जाओगे ना। मैं तुम्हें पहले नर्सरी भेजूंगी, फिर फर्स्ट भेजूंगी, फिर सेकंड भेजूंगी, ऐसे करके। ऐसे थोड़ा ना सीधा मैं तुमको 10th का पेपर दिलवा दूं या 12th का पेपर दिला दूं। पढ़ना पड़ता है ना बेसिक। तो पहले बेसिक से आपका क्रिस्टल बनता है। पहले आप 1D में पढ़ते हो, 1D के अरेंजमेंट को 2D में लेके जाते हो, 2D को 3D में लेके जाते हो, और 3D से क्रिस्टल को निकाल लेते हो। ऐसे करके हम लोग सॉलिड स्टेट को पढ़ते हैं। आइए शुरू करते हैं अपने इस चैप्टर को, जिसमें हमने समझ लिया यूनिट सेल क्या है। यूनिट सेल वो सबसे छोटा हिस्सा है एक पूरे क्रिस्टल का, जिसको मैं हर डायरेक्शन में अगर रिपीट कर दूं तो मुझे पूरा का पूरा क्रिस्टल मिल जाए। आइए तो समझते हैं मेरे पास कौन कौन सी यूनिट सेल्स है, राइट। मेरे पास कौन कौन सी यूनिट सेल्स रहेंगी। आइए चलिए, तो सबसे पहली बात यूनिट सेल। अब देखो मैंने तुमको एक चीज बता दी है, मैंने तुमको ये बता दिया कि भाई 1D में क्या है, ठीक है। अब अगर हम बात करें, अगर मेरे पास यूनिट एक अरेंजमेंट है 1D में, तो पहले को अगर यूनिट सेल समझनी है तो पहले 2D में जाऊंगी। 2D में जाने के लिए मैं इसका इस्तेमाल कर दूंगी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ये मेरे पास 1D में है, मैंने इसके नीचे एटम पे एटम लगा दिया, 2D का क्रिस्टल बना रही हूं ना मैं, इसके एटम इसके नीचे पे नीचे मैंने एटम लगाती चली गई, मेरे पास 2D में एक आ गई अरेंजमेंट, ठीक है। अच्छा दूसरा एक तरीका ये भी है कि मैं यहाँ पे लगा रही थी इसके नीचे, अब मैं इसके गैप में लगा दूं। देखो लगा सकती हूँ ना इसके गैप में, एक अरेंजमेंट पॉसिबल है ना ये कि मैं इसके गैप में लगा दूं। यस और नो बोलो, यस और नो। अरेंजमेंट में लगा सकते हैं ना नीचे, भाई हर तरीके से लगाएंगे, हमारे पास जो जो ऑप्शन है लगाएंगे, ठीक है। मैंने क्या किया, मेरे पास 1D में अरेंजमेंट थी, मैंने 1D को इस्तेमाल करके 2D में अरेंजमेंट बना दी है, 1D को इस्तेमाल करके 2D में बना दी है ना। लाइन के नीचे लाइन लगाई, 1D वाली लाइन ही उठाई है, अपनी तरफ से नहीं बनाई मैंने लाइन, 1D की लाइन उठाई है, 2D में लगाई है। अच्छा यहाँ पर ये लेयर A है, अच्छा ये भी तो सेम है, इसके नीचे ही तो है, ये भी सेम है, ये भी इसके नीचे, ये भी सेम है। तो ये क्या है आपकी, इसको बोलते हैं AA टाइप की अरेंजमेंट। क्या है, AA टाइप। अच्छा अगर इसको देखो ये A है, बट इसके नीचे तो एटम नहीं है, तो ये B है। अच्छा पर ये और ये सेम है, तो ये A, ये और ये सेम है, तो B है। तो ये क्या है मेरी AB टाइप की अरेंजमेंट, AB टाइप की अरेंजमेंट। अच्छा जो मेरी AA टाइप की अरेंजमेंट होती है, इसको क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, यहां पर अगर मैं बात करूं, दिस इज योर स्क्वायर क्लोज्ड पैकिंग, यानी कि इसका नाम क्या है,
SCP इन 2 डायमेंशन। क्यों बोलते हैं? क्योंकि जब इसकी यूनिट सेल को आप देखोगे, जब आप इसकी यूनिट सेल, अब यूनिट सेल में तुम्हें एक एटम ऐसा चुनना है जो चारों तरफ से कवर्ड है। फॉर एग्जांपल मैंने ये एटम देखा, देखो इसको चारों तरफ से कवर करा गया है, तो मैंने इसको देखा, इसको कितने एटम टच कर रहे हैं भाई? एक तो इसने टच किया हुआ है, ठीक है, एक इसने टच किया हुआ है, ठीक है। अच्छा, इन लोगों ने टच किया और किसी ने करा है, क्या आप देख पा रहे हो कितने एटम ने टच किया इसको? 1 2 3 4, और किसी ने तो टच नहीं किया है। तो मैक्सिमम अगर मैं इसको हर जगह ले जाऊं तो मुझे क्या, ये पूरा का पूरा मैं इसको रिपीट कर दूं, मैं ये 5 बॉल्स को अगर हर जगह रिपीट कर दूं, मुझे एक क्रिस्टल मिल जाएगा, राइट। सो बेसिकली स्क्वायर बन रहा है तो उसको स्क्वायर क्लोज पैकिंग का नाम दे देते हैं, और ये इसकी यूनिट सेल होती है। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है? कोऑर्डिनेशन नंबर है एक एटम को कितने एटम टच कर रहे हैं, आपने देख लिया कितने एटम टच कर रहे हैं, 4 एटम टच कर रहे हैं, तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है? 4 है। आइए अगर मैं इस अरेंजमेंट की बात करूं, यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैंने ये बीच का एटम ले लिया, अब देखते हैं इसको कितने एटम ने टच किया भाई। एक तो इसने टच किया है, नीचे से इसने टच किया है, इधर से इसने टच किया है, ठीक है भाई, इधर से इसने टच किया है, ठीक है, इसने भी कर दिया है और इसने भी कर दिया है। क्या बना दिया बेटा इसने? क्या बना दिया बच्चों? जल्दी से बता दीजिए क्या बना दिया इसने? मैम हेक्सागन बना दिया है। तो ये क्या है? हेक्सागनल क्लोज पैकिंग, ठीक है, क्लोज पैकिंग, यानी कि इसको क्या बोल देंगे? HCP इन 2 डायमेंशन। याद रखना 2 डायमेंशन में बनाई है मैंने। कितने एटम ने टच किया है? 1 2 3 4 5 और 6 एटम ने टच किया है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर बेटा क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। अब यही मेरी नींव है जो मेरी पूरी यूनिट सेल बनाएंगी। तो 2D में याद रखना 2 टाइप के अरेंजमेंट पॉसिबल है, ए टाइप, AB टाइप। ए टाइप स्क्वायर क्लोज पैकिंग और AB टाइप आपकी हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग कहलाएगी। अब इनका इस्तेमाल करके बनाते हैं 3 डायमेंशन में, और 3 डायमेंशन में आती है सबसे पहले, अब मैं पहले ए टाइप का इस्तेमाल करती हूँ, ठीक है। आइए आइए, अच्छा उससे पहले एक बात समझ लेते हैं, वॉइड। वॉइड क्या होता है? खाली जगह। देखो खाली जगह क्या है? देखो मैम ये खाली जगह है, ये खाली जगह है, ये खाली जगह है। तो अगर मैं बात करूं आपकी SCP इन 2 डायमेंशन, तो यहां पर खाली जगह बनती है कुछ ऐसी, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? स्क्वायर प्लेनर वॉइड, ठीक है, स्क्वायर प्लेनर वॉइड। आइए अगर मैं यहां पे बात करूं तो मेरी अरेंज, ये खाली जगह है, ये खाली जगह है, ये खाली जगह है, तो बेसिकली यहां पर मेरी HCP 2D में मेरी कैसे बन रही है? खाली जगह कुछ ऐसे बन रही है, राइट। इसको कहां पे बनी है? हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग 2D में बनी है। इसका नाम क्या है? ट्राइगोनल प्लेनर वॉइड, क्योंकि ये आपका ट्रायंगुलर बना रहा है, राइट। तो इट इज ट्रायंगुलर प्लेनर वॉइड। अच्छा अब इन दोनों का इस्तेमाल करेंगे। देखो याद रखना 2D से ही 3D में जाना है, तो 2D में मेरे पास 2 वॉइड है, स्क्वायर प्लेनर और ट्रायंगुलर प्लेनर। इनको इस्तेमाल करके 3D में अगर मैं वॉइड बना दूं, तो बेटा अगर मैंने ट्रायंगुलर वॉइड है, मेरे पास एक ट्रायंगुलर वॉइड है और इसके ऊपर मैंने यहां पर एक एटम रखा, तो क्या बनेगा? टेट्राहेड्रल वॉइड। क्या बनेगा? टेट्राहेड्रल वॉइड। दिस इज अ टेट्राहेड्रल वॉइड। किसको इस्तेमाल करके बनाया? ट्रायंगुलर प्लेनर वॉइड को इस्तेमाल करके बना दिया। आइए अगर मैंने 2 ट्रायंगुलर प्लेनर वॉइड को एक के ऊपर एक रख दिया, राइट। अब मैं 2 ट्रायंगुलर प्लेनर वॉइड को एक के ऊपर एक रख रही हूं, तो क्या बनेगा बच्चों? तो क्या बनेगा? मुझे पता है ये हिल जाएगा, तो इसको मुझे खुद ही दोबारा से बनाना पड़ेगा। आइए बना देते हैं, राइट। अगर मेरे पास ठीक है ये है, और नीचे वाला भी मैं रख रही हूं ऊपर, ये शक्तिमान जैसा कुछ बन गया है मेरा। क्या बन गया है? शक्तिमान। मैंने दोनों इसको इसके ऊपर रख दिया है, इसको उठा के इसके ऊपर रख दिया है, तो एक तो ऐसा है और एक ऐसा है। जो बीच में बना है इसको क्या बोलते हैं? ऑक्टाहेड्रल वॉइड। क्या बोलते हैं? ऑक्टाहेड्रल वॉइड। अच्छा इसको क्या बोलते हैं? दैट इज योर, अगर आपके पास ट्रायंगल है उसके ऊपर एक एटम रखा, दैट इज योर टेट्राहेड्रल वॉइड। अच्छा इसके साथ भी बना सकते हो, अगर तुम्हारे पास दैट इज अगर तुम्हारे पास क्यूबिकल, राइट, क्यूबिकल वॉइड बना दे। अगर स्क्वायर प्लेनर वॉइड है, ठीक है, स्क्वायर प्लेनर वॉइड है, इसके ऊपर एक और लेयर सेम लगा दो, इसके ऊपर एक और लेयर सेम लगा दो। अगर तुमने ऐसा किया, इसके ऊपर एक और लेयर सेम लगा दी, तो यहां से क्या बन के आएगा बच्चे? दैट इज योर क्यूबिकल वॉइड। तो अगर मैं 3 डायमेंशन में जाऊं तो मेरे पास 3 वॉइड्स आएंगे, दैट इज 3 डायमेंशन के वॉइड्स मेरे पास 3 रहेंगे, दैट इज टेट्राहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल
एंड क्यूबिकल। और अगर मैं बात करूं आपके 2 डायमेंशन के 2 वॉइड रहेंगे, स्क्वायर प्लेनर और आपके ट्राइगोनल प्लेनर। सिंपल है, इसका इस्तेमाल करेंगे अब लैटिस में। ठीक है, आइए तो वॉइड्स हमारे क्लियर हो चुके हैं, आइए बढ़ते हैं हम लोग 2D में। 2D में 2 अरेंजमेंट आएगी। अगर मैं बात कर रही हूं आपकी, ये हमने पढ़ लिया है SCP 2D हमने पढ़ लिया है, दैट इज AA टाइप की अरेंजमेंट थी, और HCP 2D पढ़ लिया है मैंने, जो कि मेरी AB टाइप की अरेंजमेंट थी। ठीक है, AB टाइप की अरेंजमेंट थी। अब इनका इस्तेमाल करते हैं। चलिए, तो सबसे पहले मैं बात कर रही हूं, अगर मैंने SCP 2D का इस्तेमाल किया तो मुझे 2 लैटिस मिलती है बच्चों। एक तो मिलती है प्रिमिटिव लैटिस, प्रिमिटिव यूनिट सेल बनेगी, और दूसरी बनेगी BCC, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। इन दोनों को बनाने के लिए मैं SCP 2D का इस्तेमाल करूंगी, यानी कि AA टाइप अरेंजमेंट का इस्तेमाल करूंगी, राइट। तो फॉर एग्जांपल मेरे पास मेरी AA टाइप अरेंजमेंट है। क्या है? AA टाइप अरेंजमेंट है, एक AA टाइप अरेंजमेंट है। ठीक है, फॉर एग्जांपल एक AA टाइप अरेंजमेंट है। तो अगर मैंने इसी के ऊपर, अब मैं 3D में जा रही हूँ, ठीक है, अगर मैं 3D में जा रही हूँ, ये 2D में बना हुआ है, तो 3D में जाने के लिए मैं क्या करूंगी, इसी के ऊपर एक और लेयर लगा दूंगी। ठीक है, इसी के ऊपर मैं एक और लेयर लगा दूंगी, इसी के ऊपर मैं एक और लेयर लगा दूंगी। ठीक है, मतलब मैं क्या कर रही हूँ, इसको आगे की तरफ लेके जा रही हूँ। क्या कर रही हूँ? इसको आगे की तरफ लेकर जा रही हूँ, आगे की तरफ लेकर जा रही हूँ। तो क्या बन रहा है ये मेरा, दैट इज AA टाइप तो बना हुआ है, इसके ऊपर बाहर की तरफ मैं सेम लेयर लगाई जा रही हूँ, तो ये 3D में बन जाएगा। और 3D में अगर मैं इसकी लोकेशन की बात करूं बेटा, तो देखो ये 4 एटम से अगर मैं इसको एक क्यूब समझ लूं, तो एक एटम यहाँ कॉर्नर पे बैठा हुआ है, एक एटम यहाँ कॉर्नर पे बैठा हुआ है, एक एटम यहाँ कॉर्नर पे बैठा हुआ है, एक एटम यहाँ पे कॉर्नर पे बैठा हुआ है, एक एटम यहाँ पे कॉर्नर पे, एक यहाँ पे कॉर्नर पे, एक यहाँ पे कॉर्नर पे, और एक यहाँ पे कॉर्नर पे। जब भी एटम कॉर्नर पे होगा, याद रखना, अगर एटम कॉर्नर पे होगा तो उसका हिस्सा कॉर्नर पे अगर एटम रहेगा, ठीक है, अगर कॉर्नर पे एटम रहेगा तो उसका जो कॉन्ट्रीब्यूशन है बेटा एक यूनिट सेल में, अब ये तो एक ही यूनिट सेल है ना, ऐसी हजारों यूनिट सेल ऊपर नीचे लग रही हैं, कॉर्नर पे तुम्हारे एक एटम आ रहा है तो केवल 1/8 अंदर आ रहा है। कितना आ रहा है? 1/8 वो आपकी एक यूनिट सेल के अंदर आ रहा होगा। यानी कि अगर मैम उसके नंबर ऑफ एटम्स की बात करें तो 8 एटम मैंने देखे हैं कॉर्नर पर, सबका कंट्रीब्यूशन 1/8 है, तो टोटल एटम कितना रहेगा? 1 रहेगा। कितना रहेगा? 1 रहेगा। कितना रहेगा? 1 रहेगा। अच्छा, अगर मैं यहाँ पे A वर्सेस R की रिलेशनशिप निकालू, देखो ये आपका क्या है, दैट इज योर दिस इज, अगर मैं बेसिकली बात करूं, ये मेरे पास A है, क्यूब का एज लेंथ A है, 2 एटम है इसके ऊपर। ठीक है, अभी मैं यहाँ पे थोड़ा बड़ा करके दिखाया, बट यहाँ पे अगर आप देखोगे, अगर ये पूरा A है तो ये आपका R है, और ये भी आपका R है। ठीक है, और ये पूरा क्या था? A था। तो यहां से रिलेशनशिप क्या आएगी? A वर्सेस R की, दैट इज A इक्वल्स टू 2R। बस आपको याद रखना है क्या होगी? A इज इक्वल्स टू 2R। अच्छा, अगर मैं इसकी पैकिंग एफिशिएंसी की बात करूं, व्हाट डू मीन बाय पैकिंग एफिशिएंसी, कितने एटम है, राइट, कितने एटम है, कितने एटम है। तो पैकिंग एफिशिएंसी की बात करूं, दैट इज Z इंटू वॉल्यूम ऑफ 1 क्यूब, 1 एटम अपॉन वॉल्यूम ऑफ क्यूब के अंदर ही डाले हुए हैं मैंने, तो क्या है 1 इंटू 4/3 पाई R क्यूब, और ये क्या हो जाएगा? A इज इक्वल्स टू 2R का क्यूब। सो बेसिकली यहां से अगर आप सॉल्व करेंगे तो आएगा 52.4%। तो एटम कितने हैं अंदर? 52.4% आपके एटम रहेंगे। तो बेसिकली अगर मैं बात करूं प्रिमिटिव यूनिट सेल की, 8 कॉर्नर पे एटम है, AA टाइप की अरेंजमेंट है, Z की वैल्यू 1 है, क्यूबिकल वॉइड है, A इक्वल्स टू 2R है, और पैकिंग एफिशिएंसी 52.4% है। ये बातें केवल याद रखनी है, तुमको वहां पे नहीं बनाना है, क्योंकि एक CUT का एग्जाम है, ऑब्जेक्टिव सवाल है। केवल आपको इतनी बात याद रखनी है कि प्रिमिटिव के बारे में क्या क्या बातें रहेंगी। वहीं अगर मैं BCC की बात कर दूं, तो BCC में बस एक ही फर्क आएगा कि एटम देखो कॉर्नर पे तो रहेगा, एटम कॉर्नर पे तो रहेगा, ठीक है, कॉर्नर पे तो रहेगा, बट कॉर्नर के साथ एक एटम बीच में भी बैठ जाएगा। ठीक है, बॉडी सेंटर, यानी कि एक बॉडी सेंटर पे, कमरे के 8 कॉर्नर पे एटम है, कॉर्नर इस छत के 4 कॉर्नर, फर्श के 4 कॉर्नर, लेकिन एक कमरे के बीचों बीच भी एक एटम रखा हुआ है। सो बेसिकली अगर मैं इसके लिए Z की वैल्यू निकालूं तो 8 एटम कॉर्नर पे हैं, 1/8 का कंट्रीब्यूशन है, पर एक पूरा का पूरा एटम अंदर है, तो दैट इज 1 + 1 क्या होगा? 2। कितना रहेगा? 2 रहेगा। क्या रहेगा? यहाँ पे एटम की वैल्यू 2 रहेगी। ठीक है, अच्छा, इसके लिए A वर्सेस R रिलेशनशिप आप याद कर लो, क्योंकि अभी हम लोग केवल इसको रिवाइज कर रहे हैं। सो दैट इज गोइंग टू बी, याद रखना है, दैट इज √3A इज इक्वल्स टू 4R। डायरेक्टली लगा देना, आपके पेपर में डायरेक्टली सवाल आएगा रिलेशनशिप का कि भाई A क्या है मेरे पास, दिस इज A, एंड R इज क्या है, जो बेसिकली आपका जो भी एटम है इसका जो रेडियस है उसको हम बोलेंगे R।
ठीक है। सो क्या क्या बातें बीसीसी के बारे में याद रखनी है, एटम 8 कॉर्नर पे है, 1 बॉडी सेंटर पे है, z की वैल्यू 2 है, ठीक है, z की वैल्यू 2 है, इसका वॉइड डिफाइन नहीं करता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, √3a इज इक्वल्स टू 4r, और याद रखना इसकी पैकिंग एफिशिएंसी कितनी आती है, 68%। ये दोनों बातें आपको रट जानी चाहिए, आपके पास दिमाग में एकदम क्लियर होना चाहिए कि यहाँ पर आपके पास बीसीसी में क्या है और सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में क्या रहेगा। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। लास्टली दैट इज योर एफसीसी, यानी कि अब मैं बात करूं एचसीपी 2D की, अगर मैंने अरेंजमेंट इस्तेमाल करी तो पहले आएगा एफसीसी। याद रखना है एफसीसी में एटम आपका कॉर्नर पे रहेगा, कॉर्नर पे तो रहेगा, बट कॉर्नर के साथ साथ कहां पे रहेगा, आपके हर फेस सेंटर पे भी रहेगा, हर फेस सेंटर पे भी रहेगा। कमरे में कितनी दीवारें हैं, 6 दीवारें हैं, तो हर दीवार के सेंटर पे भी एटम रहेगा, यानी कि और एक दीवार कमरे में, अगर एक दीवार है मेरे कमरे में तो मेरे कमरे में और बगल वाले कमरे में, यानी कि पहले तो 8 एटम तो है ही कॉर्नर पे, और जो 6 एटम है वो एक मेरे कमरे में है, एक बगल वाले कमरे में, यानी कि आधा मेरे कमरे में है। तो यहाँ पर से आपका क्या आएगा, 1 + 3 दैट इज 4। तो z की वैल्यू बेटा याद रखना है यहाँ पर से क्या आएगी, 4, क्या आएगी 4। अच्छा याद रखना इस वाली लैटिस में आपके टेट्राहेड्रल वॉइड भी होते हैं और ऑक्टाहेड्रल वॉइड भी होते हैं। आपको पूछा जाएगा इनका नंबर क्या होता है, याद रखना टेट्राहेड्रल वॉइड आपके 2 टाइम्स योर z का नंबर होता है, दैट इज 2 × 4 दैट इज 8 होंगे, और अगर मैं इसकी बात करूं इट इज ऑलवेज इक्वल टू z, तो कितने होंगे, 4 होंगे। सो दिस इज 8 और 4 जो आपके यहाँ पे वर्ड्स निकल कर आएंगे। सो याद रखना 8 कॉर्नर पे एटम है, 6 फेस सेंटर पे एटम है, अरेंजमेंट पूछी जाती है, याद रखना इसमें ABC टाइप की अरेंजमेंट पाई जाती है। वैल्यू ऑफ z इज 4, वॉइड टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल रहेंगे, याद रखना इसका √2a इज इक्वल्स टू 4r रिलेशनशिप आती है, और पैकिंग एफिशिएंसी कितनी आती है, 74%। ये बातें आपको केवल याद रखनी है। अच्छा एचसीपी आपके सिलेबस में डिटेल में नहीं है, बट केवल इसके वर्ड से सवाल आ सकता है। तो एचसीपी में याद रखना z की वैल्यू 6 होती है, ये AB टाइप की अरेंजमेंट है, AB क्योंकि एचसीपी 2D भी AB टाइप था, तो एचसीपी 3D भी AB टाइप है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे अब देखो z डबल हो गया तो 12, और z सिंगल है तो 6, और पैकिंग एफिशिएंसी रहेगी 74% ही। ऑलराइट बच्चों, ओके सो बच्चों यहाँ तक हम लोगों ने बात कर ली थी अरेंजमेंट्स की, और हम बात करने जा रहे हैं अब आपके नेक्स्ट चीज की, जिससे आपके पेपर में सवाल काफी ज्यादा पिछली बार पूछे गए थे, यानी कि अब हमने ये समझ लिया कि अरेंजमेंट्स में हम कैसे बन रही है, हमने समझ लिया कि लैटिस कितने टाइप की है, यूनिट सेल कितने टाइप के, बट अब हम समझने जा रहे हैं कि हमारे जो डिफेक्ट्स है, क्योंकि यहाँ से आपके पेपर में सवाल आए थे लास्ट ईयर, डिफेक्ट्स कितने टाइप के होते हैं, राइट। सो सबसे पहले अगर मैं डिफेक्ट्स की बात करूँ, डिफेक्ट्स हमारे 2 टाइप के होंगे, दैट इज पॉइंट डिफेक्ट एंड योर लाइन डिफेक्ट, ठीक है। पॉइंट का मतलब एक पॉइंट की बात करी जा रही है, यानी कि पूरी अरेंजमेंट में जब एक किसी पॉइंट पे कोई चीज गड़बड़ गई है, यानी कि जिस पॉइंट पे वो चीज होनी चाहिए थी वहां पर नहीं है, यानी कि एक सर्टेन एक छोटी सी लोकेशन पर, अगर एक छोटी सी लोकेशन पे आपको कोई इरेगुलरिटी देखने को मिल रही है तो उसको क्या बोलेंगे, पॉइंट डिफेक्ट्स। लेकिन वहीं अगर मेरे पास एक पूरी लाइन में ही डिफेक्ट आ गया है तो उसको क्या बोलेंगे, लाइन डिफेक्ट, राइट। सो डिफेक्ट्स 2 कैटेगरी में होंगे, पॉइंट और लाइन डिफेक्ट्स, लेकिन हमारे सिलेबस में आते हैं दैट इज योर पॉइंट डिफेक्ट्स। तो हम लोग डिटेल में क्या पढ़ते हैं, पॉइंट डिफेक्ट्स को। ऑलराइट चलिए, तो अगर मैं पॉइंट डिफेक्ट्स की बात करूं तो पेपर में 3 टाइप के डिफेक्ट्स हैं हमारे, दैट इज स्टीशियोमेट्रिक डिफेक्ट, इंप्योरिटी डिफेक्ट एंड नॉन स्टीशियोमेट्रिक डिफेक्ट, ठीक है। 3 टाइप के डिफेक्ट्स हैं। अब यही सवाल आएगा पेपर में, आपको डिफेक्ट्स पता होने चाहिए, आपको उनके टाइप्स पता होने चाहिए, और आपके उनके बारे में बेसिक डिटेल्स पता होनी चाहिए, राइट। सो स्टीशियोमेट्रिक, इंप्योरिटी एंड नॉन स्टीशियोमेट्रिक, क्विकली रिवीजन ले लेते हैं क्या क्या तीनों में होगा। सबसे पहले देखो स्टीशियोमेट्री, यानी कि मेरे पास व्हाट इज स्टीशियोमेट्री, कितनी चीज कितने से रिएक्ट करके कितना बना रही है, राइट। तो बेसिकली अगर मैं क्वांटिटी की बात कर रही हूँ, एक सर्टेन रेशियो की बात कर रही हूँ, और अगर वो रेशियो मेरी इंटैक्ट रहती है थ्रू आउट योर एंटायर रिएक्शन, तो मैं बोलूंगी स्टीशियोमेट्री फॉलो हो रही है, राइट। सो स्टीशियोमेट्रिक में अगर हम डिफेक्ट्स की बात करें तो 2 कैटेगरी में आएंगे आपके, पॉइंट डिफेक्ट्स को फर्दर स्टीशियोमेट्रिक बोलेंगे, इंप्योरिटी बोलेंगे, नॉन स्टीशियोमेट्रिक बोलेंगे। स्टीशियोमेट्रिक 2 होंगे, फ्रेंकल एंड स्कॉट की, जो आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपके पेपर में सवाल आएगा, ठीक है। उसके बाद मेटल एक्सेस और मेटल डेफिसिट आपके नॉन स्टीशियोमेट्रिक डिफेक्ट रहेंगे, राइट। तो तीनों को एक एक करके उठाना शुरू करते हैं, और सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट की बात करते हैं स्टीशियोमेट्रिक, यानी कि इसमें आपकी स्टीशियोमेट्रिक इंटरैक्ट रहेगी, यानी कि स्टीशियोमेट्री पे कोई असर आपका देखने को नहीं मिल रहा होगा, ठीक है। चलिए तो देखो आपके सामने 2 फिगर्स हैं, फ्रेंकल और स्कॉट की, राइट। सो एक एक करके समझते हैं यार फ्रेंकल और स्कॉट की में क्या है। सबसे पहले छोटी सी बात समझना, देखो फ्रेंकल में क्या होता है कि फ्रेंकल में ऐसा होता है कि एक एटम है और 2 एटम है, मतलब बेसिकली एक कैटायन है, एक एनायन है, ठीक है। यू हैव अ कैटायन
भाई आयनिक सॉलिड केटायन और एनायन से बन रहा है, केटायन के ऊपर चार्ज कम है तो इसका साइज छोटा रहता है जनरली, ठीक है, साइज स्मॉल। तो बेसिकली मैं दो ऐसी चीजें लूंगी जिसके साइज में डिफरेंस आएगा, एक चीज बड़ी है एक चीज छोटी है। तो क्या होता है, एक छोटी चीज यानी कि केटायन अपनी जगह को छोड़ता है और कहीं बीच में जाके शिफ्ट हो जाता है। देखो इसने अपनी जगह कहाँ से छोड़ी, देखो यहाँ से अपनी जगह छोड़ी और यहाँ बीच में आके बैठ गया, राइट। तो इसने जहां से अपनी जगह छोड़ी, देखो इसने यहाँ से अपनी जगह छोड़ी और यहाँ पे बीच में आके बैठ गया। जहां से इसने अपनी जगह छोड़ी वहां पे इसने क्या क्रिएट करी, एक वैकेंसी। क्या क्रिएट की, एक वैकेंसी, ठीक है, क्या क्रिएट करी, एक वैकेंसी। इसने यहाँ पे क्या क्रिएट कर दी बच्चों, एक वैकेंसी। और जहां पर जाके ये बैठा वहां पे बीच में जाके बैठा, इस साइट को क्या बोलते हैं, इंटरस्टिशियल साइट, ऐसे बोलेंगे इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। बेसिकली फ्रैंकल डिफेक्ट में दो डिफेक्ट्स हो रहे होते हैं, एक तो वैकेंसी डिफेक्ट और एक इंटरस्टिशियल डिफेक्ट, क्योंकि एक आयन अपनी जगह को छोड़ के कहीं और जाके बैठ रहा है। ये वही शरारती बच्चा है जो अपनी सीट को छोड़ता है और अपने दोस्तों के साथ बीच में जाके बैठ जाता है, और जहाँ पे बीच में जाके बैठा वहाँ पे इसने इंटरस्टिशियल डिफेक्ट बनाया, और जो अपनी सीट इसने छोड़ी वहाँ पे इसने वैकेंसी डिफेक्ट बनाया। सो बेसिकली अगर मैं फ्रैंकल डिफेक्ट की बात करूँ तो यहाँ पर आपको याद रखना है क्या हुआ है, डिसलोकेशन। वो अपनी जगह से लोकेट हो गया, कहीं और जा चुका है, तो इसका एक और नाम होता है, इसको बोलते हैं डिसलोकेशन डिफेक्ट, ठीक है। यहाँ पे आपकी वैकेंसी और इंटरस्टिशियल डिफेक्ट दोनों रहेंगे। अच्छा, डेंसिटी पे क्या कोई असर पड़ रहा है, एक चीज अपनी जगह को छोड़ के कहीं और जाके बैठ रही है, बट क्लास में तो है, वो बच्चा क्लास के बाहर तो नहीं चला गया, राइट। तो यहाँ पर डेंसिटी पे कोई असर नहीं होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, डेंसिटी आपकी सेम रहेगी। अच्छा, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की अगर मैं बात करूँ, इसके लिए वर्ड यूज करेंगे न्यूट्रलिटी, ठीक है। मतलब कि नंबर ऑफ केटायन और एनायन बराबर है, भाई नंबर ऑफ केटायन और एनायन अभी भी बराबर है, तुमने कोई एक्स्ट्रा केटायन नहीं डाला, कोई एक्स्ट्रा एनायन नहीं डाला, तो मॉलिक्यूल आपका न्यूट्रल ही है। तो यहाँ पे भी आपकी इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी सेम ही रहेगी। अच्छा, साइज डिफरेंस होना चाहिए केटायन और एनायन में, तभी एक चीज बड़ी होगी, वो अपनी छोटी वाली चीजों को उसके बीच में जाने की जगह मिल जाएगी। तो साइज केटायन और एनायन में डिफरेंस होना चाहिए, तो इसके एग्जांपल रहेंगे ZnCl और AgCl। क्लियर है, दैट इज योर फ्रैंकल डिफेक्ट। आइए, अच्छा अगर मैं बात करूं स्कॉटकी डिफेक्ट की, तो स्कॉटकी में क्या होता है, यहाँ पे दो जिगरी दोस्त है, ठीक है, एक जाएगा तो मैं भी जाऊंगा, एक खाएगा तो मैं भी खाऊंगा, ऐसे कुछ होता है यहाँ पर। अगर मेरा एक केटायन बाहर जाता है तो एक एनायन भी बाहर जाता है, यानी कि यहाँ पर आपका अगर एक केटायन बाहर गया तो एक एनायन भी बाहर गया, यानी कि इसमें मैम क्या होगा, इक्वल नंबर ऑफ केटायन एंड एनायन आर मिसिंग, equal number of cation and anion are missing from your unit cell। तो भाई यहाँ पर दोस्ती निभाई जा रही है, एक जाएगा तो दूसरा भी जाएगा, जैसे आप बचपन में करते होगे, हालांकि नहीं करना चाहिए, बहुत बच्चे क्लास को बंक कर लेते थे ना कि भाई चलो जाके समोसा खा के आते हैं कैंटीन में, तो दूसरा दोस्त कहता था चल मैं भी चलता हूँ, तो दोनों जाते थे, दोनों डांट खाते थे, दोनों क्लास के बाहर पनिशमेंट में खड़े होते थे। तो वैसे ही कुछ यहाँ पे हो रहा है स्कॉटकी में, दो लोग बाहर जा रहे हैं, और दो लोग जब बाहर जा रहे हैं तो यहाँ पर क्या आता है, केवल और केवल वैकेंसी डिफेक्ट। केवल क्या हो रहा है, वैकेंसी डिफेक्ट। अच्छा, दो लोग क्लास के बाहर गए हैं, तो दो आयन लैटिस के बाहर गए हैं, तो बेसिकली डेंसिटी कम हुई है, दो चीजें कम बाहर चली गई हैं, तो डेंसिटी आपकी डिक्रीज हुई है। यहां पर भी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी नहीं, न्यूट्रलिटी सेम ही रहेगी, क्योंकि भाई देखो अगर एक केटायन गया तो एक एनायन गया, पॉजिटिव नेगेटिव बराबर लेके गया ना, ऐसा नहीं कि पॉजिटिव गया नेगेटिव नहीं गया, दोनों बराबर जा रहे हैं, केटायन गया तो एनायन भी गया, तो न्यूट्रल अगेन आपका ये क्रिस्टल रहेगा। अच्छा, साइज डिफरेंस नहीं होना चाहिए, क्योंकि भाई दोनों साथ ही हैं, तो बराबर का हिस्सेदारी है दोनों की, तो दोनों में साइज डिफरेंस नहीं होगा। तो एग्जाम्पल क्या है, NaCl और KCl। एक्सेप्शन एक बात याद रखनी है, दैट इज योर AgBr, ठीक है। AgBr एक ऐसा सॉलिड है जो आपका फ्रैंकल और स्कॉटकी दोनों डिफेक्ट दिखा देता है, पेपर में अक्सर आ जाता है। ये सारी टेबल और ये सारे पॉइंट्स आपको याद रखने हैं फॉर योर डिफेक्ट्स। आइए आगे बढ़ते हैं, अब बात कर लेते हैं दूसरी कैटेगरी ऑफ डिफेक्ट्स की, दैट इज योर इंप्योरिटी डिफेक्ट। इंप्योरिटी में क्या हो रहा है, कुछ इंप्योरिटी आ रही है। भाई देखो कैसा हो रहा है, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास NaCl का क्रिस्टल है, इसमें Na+ है और Cl- है, ठीक है। अब मुझे इसमें इंप्योरिटी डालनी है SrCl2, तो SrCl2 क्या होगा, Sr2+ और 2Cl-, ठीक है। तो अगर मैं इस क्रिस्टल में, इस NaCl के क्रिस्टल में मेरे को क्या डालना है, Sr2+ डालना है, ठीक है। तो Sr के ऊपर कितना चार्ज है, 2+, तो अगर मुझे एक Sr2+ डालना है अंदर, तो मुझे बाहर क्या लेना पड़ेगा, 2 Na+, क्योंकि भाई एक Na+, तभी तो 2+ चार्ज बाहर आएगा। तो बेसिकली एक Sr2+ को डालने के लिए 2 Na+ मेरे को बाहर लेने पड़ेंगे, इंप्योरिटी डाल रही हूं मैं। तो देखो अगर मैंने इसमें एक Sr2+ डाला तो Na2+ 2 बाहर आए, एक की जगह तो ये जाके बैठ गया, एक जगह खाली बच गई, क्योंकि भाई 2 बाहर आए हैं, ये तो एक ही है ना, चार्ज बराबर करने के लिए दोनों को बाहर निकाला है, बट जगह तो ये एक ही ले पाएगा, तो यहाँ पर एक क्या क्रिएट हो जाएगी, वैकेंसी,
राइट। सो याद रखना जब भी आपका इम्प्योरिटी डिफेक्ट हो रहा है वहां पे आपकी एक वैकेंसी डिफेक्ट क्रिएट हो रहा है, और कितनी वैकेंसी हो रही है, तो नंबर ऑफ वैकेंसी इज इक्वल टू नंबर ऑफ Sr2+ इंट्रोड्यूस्ड इन द क्रिस्टल। ठीक बात है, उतनी ही आपकी वैकेंसी क्रिएट हो जाएगी। ठीक है, ये आपके पेपर में आ जाएगा। आपसे पूछेगा अगर मैंने 3 Sr2+ अंदर डाले तो कितनी वैकेंसी हुई, 3 हुई। कितने Na+ बाहर आए, 6 आए। Na+ डबल बाहर आएंगे और वैकेंसी उतनी ही आएगी जितने आपने Sr2+ डाला, क्योंकि न्यूट्रलिटी मेरे को सेम रखनी है। आइए इसके बाद हम बात कर लेते हैं नॉन स्टीशियोमेट्रिक डिफेक्ट की, जिसका एग्जाम्पल है आपका NaCl, KCl, LiCl। कैसा होता है भाई, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक क्रिस्टल है, ठीक है, दैट इज Na+, Cl-, Na+, Cl-, Cl-, Na+, Cl-, Na+, Na+, Cl-, Na+, Cl-। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल क्रिस्टल है NaCl का। ठीक है, ठीक है भाई। ठीक है, आई हैव दिस क्रिस्टल। अच्छा, एक क्रिस्टल अगर मेरे पास है तो मैंने क्या किया, मैंने NaCl के क्रिस्टल को सोडियम की वेपर में हीट करा, सोडियम की वेपर में इसको हीट करा, तो सोडियम कुछ ऊपर जाके बैठ गया। ठीक है, इसके ऊपर आके बैठ गया। अब इसके ऊपर आके अगर ये बैठ गया तो सोडियम और क्लोरीन की बहुत गहरी दोस्ती है, मतलब ये दोनों अकेले रह ही नहीं सकते। तो ये जो अंदर क्लोरीन बैठी है ये कहती है भाई ये अकेला है, ये अकेला है, तो मैं थोड़ा ऊपर जाती हूँ, थोड़ा सा ऊपर जाती हूँ, तो Cl- ऊपर चला गए। ठीक है, अब ये कहेगा कि भाई तुम बॉन्ड बनाओ, तो Na क्या कहेगा कि भाई बॉन्ड बनाने के लिए मुझे Na+ में कन्वर्ट होना पड़ेगा। तो क्या होगा, ये जो Na है ये Na कन्वर्ट होगा Na+ में और एक इलेक्ट्रॉन रिलीज कर देगा। ठीक है, अच्छा अगर ये कन्वर्ट हो गया तो ये Na+ अब बन चुका है, और ये Cl यहाँ पे बैठी ही थी तो इसने NaCl बना लिया। बचा क्या, बचा ये इलेक्ट्रॉन। अब ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, भाई मुझे तो न्यूट्रल बनाना है इसको, तो यहाँ पे एक नेगेटिव चार्ज की कमी है, तो क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन ऐसा घूमेगा फिरेगा घूमेगा फिरेगा और यहाँ पे आके बैठ जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली जब एक सॉलिड क्रिस्टल में, अब तुम्हारे पास देखो, अब तुम्हारे पास एक Na एक्सेस में आ चुका है, राइट, क्योंकि एक Cl तो निकल गया था, तो एक Na मेरे पास एक्सेस में आ चुका है, तो ये क्या हो गया, एक मेटल एक्सेस डिफेक्ट हो गया है। और इस इलेक्ट्रॉन के होने की वजह से यहाँ पे ये कलर इंपार्ट कर देता है इस क्रिस्टल को, क्योंकि जब भी फ्री इलेक्ट्रॉन होगा ये एक्साइट होगा, और एक्साइट होगा तो ये एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, और एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा तो जब एनर्जी रिलीज करेगा तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग कलर देगा। तो यहाँ पे इसको क्या बोलते हैं, एफ सेंटर बन जाता है। याद रखना है, एफ सेंटर किसमें बनता है, मेटल एक्सेस डिफेक्ट में बनता है। और कलर देता है ये आपको NaCl को कितना कलर देता है, पीला कलर देता है, येलो कलर देता है। KCl को कौन सा कलर देता है, आपका वायलेट कलर देता है, और LiCl को पिंक कलर हाँ दे देता है। ठीक है, सो ये हम लोग को याद रखना है अबाउट योर नॉन स्टीरियोमेट्रिक डिफेक्ट में मेटल एक्सेस डिफेक्ट। ठीक है बच्चे, क्लियर है भाई। लैक कलर होता है, लाइलैक कलर। ठीक है, आइए अच्छा लास्टली आता है मेटल डेफिसिट। ये बहुत सिंपल है, मेटल जिस रेशो में होना चाहिए उस रेशो में जब प्रेजेंट नहीं होगा, फॉर एग्जांपल FeO है और यहाँ पे FeO में 1 मॉलिक्यूल होना चाहिए, बट ऐसा नहीं है, हो सकता है Fe 0.95 है ऑक्सीजन के कंपैरिजन में, मतलब जितना होना चाहिए उससे अगर कम है तो वहां पर आपका क्या होगा, मेटल की कमी है, तो मेटल डेफिसिट डिफेक्ट है। तो जनरली आपका जो आयरन है 0.93 से 0.96 के बीच में आता है, तो आपको पूछेगा कौन सा डिफेक्ट मेटल डेफिसिट डिफेक्ट दिखाता है। याद रखना केवल FeO एग्जाम्पल आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। इसी के साथ आपके सारे डिफेक्ट्स भी यहाँ तक समाप्त हो जाते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, एक बार रिवाइज कर लेंगे। स्टीरियोमेट्रिक में 2 है, फ्रेंकल स्कॉट की, फिर इंप्योरिटी डिफेक्ट है, फिर नॉन स्टीरियोमेट्रिक में मेटल एक्सेस और मेटल डेफिसिट, मेटल एक्सेस में एफ सेंटर और मेटल डेफिसिट में FeO। तो यही हम लोग को बस अपने दिमाग में क्लियर रखना है टिप्स पे। आइए लास्टली बढ़ते हैं अगली चीज की तरफ, दैट इज योर इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज। इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज आपको पता है सॉलिड या तो कंडक्टर होंगे, इंसुलेटर होंगे या फिर सेमीकंडक्टर होंगे। ठीक है, अब कंडक्टर है तो सबसे अच्छी कंडक्टिविटी होगी, तो आपको रेंज याद रखनी है। कंडक्टिविटी की रेंज क्या होगी, 10⁴ से 10⁷ ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। देखो दोनों वैल्यू पॉजिटिव है क्योंकि कंडक्टर की कंडक्टिविटी ऑब्वियसली ज्यादा ही होगी। ठीक है, आइए इंसुलेटर की अगर मैं बात करूं तो इंसुलेटर की क्या होगी, 10⁻20 से 10⁻10 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। देखो इंसुलेटर है सबसे कम होगी तो दोनों वैल्यू क्या होंगी, नेगेटिव होंगी। आइए अगर सेमीकंडक्टर की बात करें तो इसकी वैल्यू होगी 10⁻6 से 10⁴, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव। ठीक है, दोनों नेगेटिव,
दोनों नेगेटिव, दोनों पॉजिटिव। ठीक है, तो आपको ये रेंज याद रखनी है तीनों की कंडक्टिविटीज की। ऑब्वियसली कंडक्टर की सबसे ज्यादा है क्योंकि उसकी सबसे अच्छी कंडक्टिविटी है, सबसे कम आपकी इंसुलेटर की है इसलिए उसकी दोनों नेगेटिव में, और बीच में आएगा सेमीकंडक्टर। पढ़ने की चीज क्या है, सेमीकंडक्टर। आइए अच्छा देख भी लीजिए, अगर आप देख रहे हैं, आप देख भी सकते हैं यहाँ पर कि अगर एक मेटल है, मेटल ऑब्वियसली हमारे कंडक्टर्स होते हैं, वी हैव टू बैंड्स, हमारे पास दो बैंड होता है, एक होता है कंडक्शन बैंड और एक होता है वैलेंस बैंड। दिस इज वैलेंस बैंड और ये है कंडक्शन बैंड। याद रखना वैलेंस बैंड में मेरे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस बॉन्ड से कंडक्शन बॉन्ड में जंप करते हैं। ठीक है, कभी कभी पूछ लेगा। इनके बीच में जो है इसको बोलते हैं एनर्जी गैप। अब कंडक्टर यानी कि मेटल के बीच में खास कोई गैप नहीं होता है, तो इलेक्ट्रॉन बहुत आराम से जंप कर जाएगा और जंप कर जाएगा तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो जाएगी। लेकिन अगर मैं बात करूं इंसुलेटर की, यहाँ पे देखो बहुत बड़ा गैप है, इसका नाम याद रखना है, इसको फॉरबिडन जोन भी बोल सकते हैं या इसको आप नॉर्मली एनर्जी गैप भी बोल सकते हो। अच्छा खासा है तो इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड, यहाँ पे आपके वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जा नहीं पाता है। अगर मैं बात करूं सेमीकंडक्टर की तो थोड़ा सा कम गैप है, तो कुछ कुछ चले जाते हैं, कुछ कुछ नहीं जाते, इसीलिए इसकी कंडक्टिविटी थोड़ी मीडियम रेंज में पाई जाती है। लेकिन अगर मैं बात करूं यहाँ पे आपके सेमीकंडक्टर की, तो सेमीकंडक्टर कौन बनाता है, सेमीकंडक्टर कौन बनाता है, सेमीकंडक्टर बनाता है आपके ग्रुप 14 कार्बन फैमिली, ग्रुप 14 के एलिमेंट्स। लेकिन अगर ये प्योर फॉर्म में है तो इनको बोलेंगे हम लोग इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। लेकिन यहाँ पे जो भी ग्रुप 14 के केवल और केवल अगर मैंने इस्तेमाल कर लिए आपके एलिमेंट्स को एज सेमीकंडक्टर्स, इनकी जो कंडक्टिविटी है वो काफ़ी कम है। ठीक है, अब इनकी कंडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए इनमें कुछ कुछ चीज़ों को डाला जाता है, इम्प्योरिटीज़ को डाला जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, डोपिंग। सो बेसिकली इसमें जब मैं एडिशन कर रही हूँ, एडिशन ऑफ इम्प्योरिटीज़ कर देती हूँ टू इनहैंस कंडक्टिविटी, उसको बोलते हैं क्या, डोपिंग। और डोपिंग एक इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट की प्राप्ति करवाता है। याद रखना डोपिंग से मुझे क्या मिलेगा, इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट्स बनेंगे। कैसे होगी डोपिंग, डोपिंग दो चीजों से हो सकती है, या अब मेरे जो सेमीकंडक्टर्स हैं जब मैं डोप कर रही हूँ तो दो टाइप के बनेंगे, एन टाइप का और पी टाइप का। एन टाइप का भाई कौन सा है भाई, एन से याद रखो नाइट्रोजन फैमिली। जब भी मैं कार्बन के साथ, यानी कि जब भी मैं ग्रुप 14 में ग्रुप 15 को ऐड कर रही हूँ, ग्रुप 15 इज योर नाइट्रोजन फैमिली। इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है, इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन है, इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 5 इलेक्ट्रॉन है। जब दोनों आपस में बॉन्डिंग करेंगे तो हमेशा एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा बच जाएगा, और इस एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट की वजह से आपकी जो कंडक्टिविटी है वो काफी हद तक इंक्रीज हो जाती है। सो एन टाइप कौन बनाएगा, नाइट्रोजन फैमिली, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, ये सब, बिस्मथ, ये सब आपके एन टाइप के सेमीकंडक्टर बनाएंगे, राइट। लेकिन वहीं अगर मैं बात करूं पी टाइप की, तो ये बनाएंगे ग्रुप 13 के, इनके पास 3 इलेक्ट्रॉन होगा, तो बेसिकली एक इलेक्ट्रॉन की कमी है और वहां पे आपकी बनती है क्या, होल की फॉर्मेशन। तो यहाँ पर एक होल बन जाता है और यहाँ पे जो एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है ये बार बार कोशिश करता है इस होल की तरफ जाने की, तो ये होल ऐसा बिहेव करता है कि पॉजिटिवली चार्ज है, हालांकि होता नहीं है। लेकिन इस वाले इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट बढ़ जाती है, यानी कि इसकी मोबिलिटी बढ़ जाती है। जब मैं ग्रुप 13 के साथ इसको डोप कर रही हूँ तो अगेन मेरी जो कंडक्टिविटी है इंक्रीज हो रही है इन द पी टाइप सेमीकंडक्टर। एन टाइप में एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन की वजह से बढ़ रही है और पी टाइप में मेरे होल की वजह से बढ़ रही है। ठीक है, दोनों में ही बढ़ रही है, लेकिन याद रखना एन टाइप और पी टाइप के दोनों सेमीकंडक्टर का जो नेचर होगा, याद रखना वो न्यूट्रल रहेगा, राइट। दे आर ऑलवेज गोइंग टू बी न्यूट्रल। ऐसा नहीं है कि एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है तो नेगेटिवली चार्ज है, एक इलेक्ट्रॉन की कमी है तो पॉजिटिवली चार्ज है, नहीं, ये दोनों हमेशा न्यूट्रल कहलाएंगे और इन दोनों को बोला जाएगा ये इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट्स की फॉर्मेशन बच्चों कर रहे हैं। ठीक है, सो मेन बातें हैं ये आप लोग को बिल्कुल दिमाग में एकदम ऐसा चिपका लेनी है, क्योंकि सेम सवाल आपके डेटो उठ के यहाँ से आ जाएंगे आपके एग्जाम में, जो कि लास्ट ईयर भी आए थे। लास्टली हम मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज पे आ जाते हैं। हालांकि यहाँ से बहुत सारे सवाल नहीं आते, बट एक बेसिक आइडिया जरूर हमारा होना जरूरी है। सबसे पहले आप सभी लोगों को पता है पैरामैग्नेटिक कंपाउंड्स होंगे, सॉलिड्स को पैरामैग्नेटिक बोल सकते हैं। कब बोलेंगे, जब उनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा। ये वीकली अट्रैक्टेड होंगे, मतलब मैग्नेटिक मोमेंट दोगे, मैग्नेटिक फील्ड दोगे तो ये आपका मैग्नेटाइज हो जाएंगे, हटाओगे तो वापस से नॉर्मल हो जाएंगे, यानी कि वीकली अट्रैक्टेड होंगे। जब भी इनको अगर मैग्नेटिक फील्ड तुमने हटा दिया तो इनका मैग्नेटिज्म गायब हो जाएगा। एग्जाम्पल के लिए आप O2 Cu2+ Fe3+ का इस्तेमाल कर सकते हो। डायमैग्नेटिक वो है जिनके पास पेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहेंगे, ये वीकली रिपेल्ड रहेंगे। एग्जाम्पल H2 NaCl C6H6 आप कर सकते हैं। बेसिकली बस इतना याद रखना कि पैरामैग्नेटिक वीकली अट्रैक्टेड है, डायमैग्नेटिक आपके वीकली रिपेल्ड है। पैरामैग्नेटिक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन से हो रहा है और डायमैग्नेटिक आपके पेयर्ड इलेक्ट्रॉन से हो रहा है, प्लस योर एग्जाम्पल्स। लास्टली 3 आपके मेन आते हैं, दैट इज फेरोमैग्नेटिक, एंटी फेरोमैग्नेटिक और आपके फेरी मैग्नेटिक, दैट इज योर फेरी
मैग्नेटिक, ठीक है। तो फेरोमैग्नेटिक सबसे स्ट्रॉन्ग रहेंगे क्योंकि इनको इस्तेमाल किया जाता है परमानेंट मैग्नेट की तरह, जैसे कि आयरन, कोबाल्ट, निकल, ये सब बहुत स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक, मतलब अगर तुमने इनको मैग्नेटिक फील्ड नहीं भी दिया तब भी ये मैग्नेट की तरीके से काम करते हैं, इसीलिए इनको बोलते हैं फेरोमैग्नेटिक, और इनका इस्तेमाल किया जाता है परमानेंट मैग्नेट के तो रूप में, राइट। सो अगर मेरे को परमानेंट मैग्नेट्स बनानी है तो मैं इनका इस्तेमाल करती हूँ। अच्छा, यहाँ पे अभी मैं डोमेन्स आपको दिखाऊंगी, बट हमारे पास हर एक सब्सटेंस के डोमेन्स रहेंगे। अगर उनका डोमेन मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में अलाइन है तो हम बोलेंगे कि उनका मैग्नेटिक मोमेंट ज़्यादा है, अगर ऑपोजिटली अलाइंड है तो ऑब्वियसली उनका मैग्नेटिक मोमेंट कम है। जितना ज़्यादा मैग्नेटिक मोमेंट होगा उतना ज़्यादा वो मैग्नेटिक होगा, तो सबसे ज़्यादा हमारा फेरोमैग्नेटिक का रहता है। इसके बाद आपका आता है एंटी। अब ये नाम ही से पता चल रहा है एंटी है, मतलब कि इसका तो सबसे कम ही होगा, राइट। तो एग्जांपल के लिए MnO हो जाता है, इसका सारे डोमेन्स ऊपर नीचे, मतलब सारे एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं, इसलिए वीकली सबसे कमजोर मैग्नेटिक अगर कोई रहेगा तो आपका रहेगा एंटी फेरोमैग्नेटिक। उसके बाद बीच में आ जाता है इसके एंटी फेरीमैग्नेटिक। एंटी फेरीमैग्नेटिक में क्या होगा, बेसिकली कुछ आपके डोमेन की डायरेक्शन में होंगे, कुछ नहीं होंगे, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मैग्नेटिक मोमेंट इनका निकल कर आ जाता है। एग्जांपल याद रखना, Fe3O4 और MgFe2O4, मतलब ये सब आपके एग्जांपल के तौर पे बस मैं बोलूंगी, आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, याद करना। बाकी तो आपको डेरिवेशन डेफिनेशन इससे याद हो जाएगी। देखो, अगर मैं बात करूं फेरोमैग्नेटिक की, तो फेरोमैग्नेटिक के सब एक ही डायरेक्शन में, मतलब सारे पॉजिटिव मैग्नेटिक मोमेंट हमें दे रहे हैं। दूसरा है एंटी फेरोमैग्नेटिक। अब देखो, एक स्टैंडिंग है, एक डाउन है, एक स्टैंडिंग है, डाउन है, स्टैंडिंग है, डाउन है, सब एक दूसरे को कैंसिल आउट करते हैं, जीरो मैग्नेटिक मोमेंट आ जाता है, तो सबसे कमजोर है। अब यहाँ पे दो स्टैंडिंग है, एक डाउन है, दो स्टैंडिंग है, एक डाउन है, तो कुछ ना कुछ आ रहा है, कुछ तो कैंसिल कर रहे हैं बट कुछ ना कुछ आ रहा है, तो ये होंगे फेरी मैग्नेटिक, राइट। सो अगर मैग्नेटिक मोमेंट की ऑर्डर की बात करूँ तो सबसे ज्यादा किसका होगा, फेरो का, फिर किसका होगा आपका फेरी का, और फिर किसका होगा एंटी फेरो का। ये आपके पेपर में लास्ट ईयर आया था, ठीक है। दिस ऑर्डर यू शुड रिमेंबर, ठीक है, क्लियर है। सो केवल इतनी ही बात हमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज में याद रखनी है। आखिरी चीज, हालांकि एनसीईआरटी में आपके उसमें नहीं है, बट पिछले साल एक न्यूमेरिकल आई थिंक एक सेट में आया था, तो केवल फॉर्मूला हम लोग याद रख सकते हैं डेंसिटी का। इसके न्यूमेरिकल्स हम प्रैक्टिस करेंगे अपने मॉक टेस्ट में। सो डेंसिटी की अगर मैं बात करूं तो डेंसिटी क्या होता है, डेंसिटी इज Z इंटू M अपॉन NA इंटू वॉल्यूम। अगर मैं बात करूं Z की, तो Z इज योर टोटल नंबर ऑफ एटम। अब जो भी आपकी यूनिट सेल है उसका आप एटम्स निकाल सकते हो, जैसे BCC है तो 2 है, FCC है तो 4 है, वैसा करके। M इज योर मॉलिक्यूलर मास, N इज योर एविगेड्रोस नंबर 6.022 इंटू 10 की पावर 23, V इज योर वॉल्यूम ऑफ क्यूब, तो दैट इज गोइंग टू बी A क्यूब, राइट। सो आपको यहाँ से A वर्सेस R रिलेशनशिप का इस्तेमाल करना पड़ेगा ताकि आप A की वैल्यू निकाल दें, और A क्यूब कर देंगे तो यहाँ से हमारा डेंसिटी निकल कर आ जाएगा। जस्ट दिस बेसिक फॉर्मूला हमें पुट करना है और यहाँ से हमारी डेंसिटी ऑफ सॉलिड्स निकल के आएगी। अब इसके ऊपर जो सवाल है वो हम लोग प्रैक्टिस करेंगे हमारे रेगुलर प्रैक्टिस सेशन में, जो हमारा केमिस्ट्री एक्सप्रेस चल रहा है। और वन शॉट से मैं चाहूंगी कि आप लोग अपना रिवीजन बहुत सॉलिड कर ले। ये कम से कम वीडियो आप हर बच्चे को देखना है जो CUT का पेपर देके आएगा, ताकि उसके पास एक क्रिस्प नोट आ जाए और उसके पास बेसिक पता चल जाए चैप्टर में है क्या और चैप्टर में क्या आएगा पेपर में। यही सब कुछ है जो आपके पेपर में आएगा, मैंने आप लोगों को बता दिया है। ऐसे ही अगर हम लोग चाहें, बेटा देखो अभी बहुत ज्यादा जो टाइम है ना उसकी कमी मेरे को लगता है बहुत बच्चों के पास है। बहुत बच्चे जो मेरे साथ नवंबर से पढ़ रहे हैं वो बहुत स्ट्रॉन्ग पोजीशन में आ चुके हैं, लेकिन अगर आपने अभी तक भी बच्चों पढ़ना शुरू नहीं करा है ना, तो मुझे लगता है कि अगर हम और इसको डिले करेंगे ना, पढ़ तो लेंगे बट वही पढ़ेंगे जैसे बोर्ड से 2 दिन पहले पढ़ते हैं कि भाई बस पास करवा दो, लेकिन बस पास करने से एडमिशन नहीं मिलने वाला है। सो वी हैव टू बी ऑन द बेस्ट एज। अगर हमने अपना बेस्ट नहीं किया तो आप रिजल्ट भी बेस्ट उम्मीद नहीं कर सकते हो, राइट। सो आई थिंक यू शुड स्टार्ट प्रिपेयरिंग राइट नाउ। टाइम तो भाई भाग रहा है, यू शुड स्टार्ट राइट नाउ। ये वन शॉट्स आपको दिखाने के लिए, बताने के लिए कि आपको पढ़ना क्या है, ये सब चीजें हमारे पास होनी चाहिए। अब कोई बच्चा अगर पहली बार ये चैप्टर पढ़ रहा है तो उसको लगेगा कि मैम ये तो बहुत सारी चीजें कैसे समझे, तो आपको अभी अगर आपने अभी शुरुआत नहीं करी फिर तो हम बाद में रिवीजन ही करेंगे, रिवीजन ही होगा। ये वन शॉट्स बहुत इंपॉर्टेंट है हर बच्चे के लिए, चाहे उसने पढ़ाई कर ली है चाहे उसने पढ़ाई नहीं करी है, क्योंकि ये वन शॉट आपको ये बताने वाला है कि आपको पढ़ना क्या है और क्या रिवाइज करना है। ये हर बच्चे के पास नोट्स होने चाहिए इस गिवन वन शॉट के। ऐसे हम बाकी चैप्टर्स के भी करेंगे। नेक्स्ट चैप्टर आपका सोल्यूशन रहेगा, उसको पढ़ के आइएगा, तब वन शॉट देख लीजिएगा, ताकि आपको वन शॉट से बहुत क्विक रिवीजन
रिवीजन हो जाए, राइट बच्चों। सो आई थिंक ये एक बहुत बात क्लियर है। आई थिंक आप सभी लोगों के लिए एक ही ऑप्शन है, क्योंकि यार देखो मैं पढ़ा रही हूँ, मुझे पता है कि मैं कितनी इंटेंसिटी के साथ पढ़ा रही हूँ, चाहे मैं यहाँ पे पढ़ा रही हूँ, चाहे मैं आपके पेड बैचेस में पढ़ा रही हूँ, एंड आई नो कि बहुत सिंसियरली बच्चे मेरे साथ वहाँ पे पढ़ रहे हैं, और मैं नहीं चाहती किसी बच्चे का किसी भी रीजन की वजह से सिलेक्शन किसी भी हालत में छूटे। तो आप सभी लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों कि आप बैचेस को ज्वाइन करो। ये बहुत छोटी सी चीज़ें हैं, लेकिन ये बहुत बड़ा रिजल्ट हमें देने वाली है। लास्ट ईयर बहुत अच्छे रिजल्ट आए हैं, मैं चाहती हूँ इस साल उससे दुगने तुगने रिजल्ट हमारे इस बार अड्डा 247 पे आए, और वो रिजल्ट आप ही लोग लाओगे। तो प्लीज पढ़ना शुरू कर दो, और आप लोग अभी बैचेस में इनरोल कर लो, क्योंकि यहाँ पे हम लोग तैयारी बहुत ही ज्यादा बढ़िया कर रहे हैं। यूट्यूब पे वी हैव रिवीजन, यूट्यूब पे वी हैव प्रैक्टिस, बट यूट्यूब पे वी वांट कि अगर किसी को पूरा 100% वो चाहिए कि भाई खोल के बता दो, तो उसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, ताकि आपका रिवीजन प्रैक्टिस सब प्लान हो जाए। यहाँ पे सब हो रहा है, बट प्लानिंग के साथ करना है, तो वी हैव टू कम ऑन द बैचेस, राइट। सो यू हैव टू यूज दिस कोड जब भी आप बैच में इनरोल करोगे, Y513 एक डिस्काउंट का कोड है। एक बार बस मैं दिखा देती हूँ कि आपको बैचेस का कैसा इनरोलमेंट का प्रोसेस रहेगा, क्योंकि आई थिंक बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। अब जैसे जैसे समय निकल रहा है, बहुत बच्चे अब जागना शुरू करेंगे, बट इससे पहले कि आप उन लोगों में हो जो लेट जाग रहे हैं, आई थिंक आपको टाइम से जाग लेना चाहिए। आप बस अड्डा 247 सर्च कर लो, ठीक है, अड्डा 247 के ऑल कोर्सेज में चले जाओ, और आई थिंक हमारे पास बैचेस भी काफ़ी सारे नए आ चुके हैं। दैट इज CUET का साइंस वाला सेक्शन आप जा रहे हैं, तो आपके पास ऑब्वियसली एक हिंदी वाले बच्चों के लिए हिंदी मीडियम में भी बैच आ चुका है। अब अगर आप हिंदी मीडियम से बिलोंग करते हो और आपको चाहिए कि मैम हिंदी मीडियम कंटेंट चाहिए, सो यू हैव हिंदी मीडियम का बैच, कोड वही इस्तेमाल कर लेंगे। अच्छा, उसके बाद एक टॉपर्स का बैच है। अगर आप लोगों को केवल एक बैच में इनरोल करना है, केवल एक बार पढ़ना है, तो आप टॉपर्स में इनरोल कर लो। 2999 का है, मतलब बस इससे कम तो क्या ही चाहिए होगा आपको, और 2999 भी कम हो जाएगा जब इस पर आप Y513 कोड लगा दोगे। लेकिन मेरा पर्सनल सजेशन ऑब्वियसली आप लोगों को पता है वो है क्या, महापैक। केवल और केवल ये महापैक, मतलब देखो अगर आप एक बार पढ़ के पूरा सिलेबस कर लोगे तो आप इंडिविजुअल बैचेस में जाओ, लेकिन अगर आपको चाहिए कि मेरा हाथ पकड़ के मुझे CUET के पेपर तक पहुंचाया जाए, और मुझे हर एक चीज मेरा बार बार रिवीजन करवाया जाए, मेरे बार बार क्वेश्चन करवाया जाए, मेरे बार बार मॉक टेस्ट करवाया जाए, तो आप लोगों को एक ही चीज है जो 100% चीज को गारंटी कर देती है कि आपको फिर सोचना ही नहीं है। उस बैच में भी सोचना नहीं है, उस बैच में कंटेंट पूरा है, सब पढ़ाया जाएगा स्टार्टिंग से एंड तक। लेकिन यहाँ पर आप लोगों को पढ़ाने के साथ साथ आपका रिवीजन भी करवाया जाएगा। जितने भी अड्डा पे बैचेस आएंगे वो सब मिल जाते हैं इसमें। टॉपर्स इसमें ऑलरेडी है, इससे पहले वाला बैच भी इसमें है, और आने वाले बैचेस भी इसमें है। तो आपको एक सब्सक्रिप्शन लेना है, 6999 का ये है, लेकिन ये कम हो जाता है, आप सभी लोगों को पता है, वो मैंने बता ही दिया। याद रखना है इस कोड को, मतलब दिलो जान में इसको डाल दो। Y513 कोड है हमारा, Y513 कोड के साथ आपको मिल जाता है यहाँ पे मैक्सिमम डिस्काउंट, ठीक है। दिस इज द कोड। देखो 200 नंबर लाने ही पड़ेंगे। इतना टारगेट करोगे तो तब कहीं 190 के आसपास लैंड करोगे, और इतना लैंड करोगे तब कहीं कोई ढंग का कॉलेज मिलेगा जो आपकी मर्जी का होगा। वरना फिर आपको किसी भी मम्मी पापा कहेंगे बेटा साल वेस्ट नहीं करना, किसी भी कॉलेज में एडमिशन लेना पड़ेगा, अपने पसंद का कोर्स में एडमिशन नहीं मिलेगा। तो बेटर है अभी हाथ में समय, उसको यूज़ करो, ठीक है। सो मेक श्योर करो कि आप लोग शुरू कर रहे हो अपनी तैयारी को। ये है कोड, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, अपने बैचेस में इनरोल करो और पढ़ना शुरू कर दो। नेक्स्ट वन शॉट बहुत जल्दी आएगा, उस वन शॉट को बिल्कुल नहीं मिस करना है। और 6 बजे जो केमिस्ट्री एक्सप्रेस में क्वेश्चंस करवा रही हूँ उनको भी मिस बिल्कुल भी नहीं करना है, ठीक है। मैं यूट्यूब पे पूरा कंटेंट भी दे रही हूँ, बट मैं चाहती हूँ यार एक सिस्टमैटिकली हम पढ़ लेंगे, यहाँ पे एक तरीका मिल जाएगा। तो इसीलिए आप लोग यहाँ पे इनरोल करके जितना जल्दी शुरू कर सकते हैं तैयारी कर लीजिए, ठीक है। होली का ऑफर भी चल रहा है यहाँ पे, इससे ज़्यादा डिस्काउंट इस पर नहीं मिलेगा, तो बाद में थोड़ा और बढ़ जाएगा होली के बाद, तो इससे बेटर है कि अभी कर लो, ठीक है। चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। अगर आपको वन शॉट पसंद आए तो सभी लोग सेशन को जरूर लाइक करेंगे और कमेंट में डालेंगे येलो हार्ट्स और बताएंगे कैसा रहा वन शॉट, ठीक है बच्चों। गुड लक, सी यू सून टुमारो 6 PM विद केमिस्ट्री एक्सप्रेस।